CH-21 suddenly changed. जज ने जैसे ही ये कहा कि वो युवराज पर हमला करने वाले इंसान से मिलना चाहता था तो ये सुनकर कशिश का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उसके बगल में खड़ा युवराज इस वक्त बहुत ज्यादा खुश था। जज जिंदल हमेशा ही अपनी गलती ना मानने और उसके बदले सभी से लड़ने मरने के लिए तैयार नहीं रहता था। ये सीन देखकर पास खड़े कुछ लोगों ने इस वक्त खुसर पुसुर करना शुरू कर दिया। एक आदमी ने कहा, मिस्टर जिंदल हमेशा ही दबंग रहते हैं और वो किसी बात की परवाह नहीं करते। ये आदमी तो गया ही समझो। एक और आदमी ने बोला, हाँ, पिछली बार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने कुछ गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी बाहर कुछ लोगों से मारपिटाई हो गई थी। लेकिन मिस्टर जिंदल ने ये नहीं देखा कि उनके लोगों से गलती हुई थी। उन्होंने तो सीधे बाहर जिन लोगों ने उनके एम्प्लॉइज को पीटा था, उनके हाथ पैर तुड़वा दिए थे। एक और आदमी ने कहा, मिस्टर जिंदल के साथ बहस करने से काम नहीं चलता। वो केवल अपने आदमियों को देखते हैं, उन्हें किसी और की कोई पड़ी नहीं होती। वो कुछ ज्यादा ही मनमानी करते हैं और बहुत ही बोल्ड है। आसपास खड़े बहुत सारे लोग जल्स के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे। जल्स को उन लोगों की बातें सुनाई भी पड़ रही थी, लेकिन उसने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। कशिश जो वही खड़ी थी, वो जल्स जिंदल की इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा घबरा गई थी और अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। पीछे हटने की वजह से वो पीछे खड़े अबीर से जाकर टकरा गई। अबीर ने तुरंत आगे बढ़कर कशिश के शरीर को सहारा दिया और एक तिरछी मुस्कान के साथ जल्स जिंदल को देखा। जल्स जिंदल ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने खड़े आदमी को घूर कर देखा। लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, जल्स का शरीर एक पल के लिए कांप उठा। उसने झटके से अपने सनग्लासेस उतारे और सामने की तरफ हैरानी से देखा। उसी वक्त कशिश ने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में अबीर से कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, अब बारी तुम्हारी है। अबीर अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी करके जल्स जिंदल को देखा। जल्स समझ चुका था कि यही वो आदमी था जो कशिश का पति था और इसी ने युवराज की ये हालत की थी। जल्स जिंदल, जो 5 साल पहले तक पाताल जेल में बंद था, वो अपने सामने खड़े इस आदमी को कैसे नहीं जान सकता था। इस आदमी को शुरू से ही सफाई का बहुत शौक था और जो भी कैदी मनमानी करने की कोशिश करता था या अबीर की बात नहीं मानता था, अबीर उसे अच्छी तरह से सबक सिखा देता था। एक बार तो जल्स को खुद उसने पूरे 1 हफ्ते तक जेल के बीचों बीच एक खंभे पर उल्टा लटका कर रखा था। अबीर के लोगों को उल्टा लटकने के इस विशेष शौक की वजह से कैदी उसे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से जानते थे। वहां मौजूद लगभग हर कैदी को अबीर के इस शौक की भेंट चढ़ना पड़ा था। इसीलिए वो कोशिश करते रहते थे कि अबीर से दूर रहे और उससे कोई पंगा ना ले। ये सब याद आते ही अगले ही पल जल्स के मुंह से बुदबुदाते हुए निकला, इसकी तो, ये तो सच में वही है। ये वही है जिसे मैंने उस दिन स्पोर्ट्स क्लब में देखा था। इस वक्त जल्स को ऐसा लगा जैसे उसकी पिंडलियों में ऐंठन जैसी होने लगी थी। जल्स को लग रहा था कि अब वो ज्यादा देर तक सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा। भले ही जल्स को जेल से रिहा हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन उसके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो अबीर के सामने खड़ा हो सके। फिर भले ही बाहर निकालने के बाद वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो गया हो, अबीर के सामने खड़े रहने की उसकी औकात अभी भी नहीं थी। जज ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो पाताल जेल का वही राक्षस है। भले ही वहां कितने सारे, कितने भी खूंखार कैदी क्यों ना हो, सर ने हमेशा उन शातिर से शातिर और खूंखार लोगों को भी इज्जत से व्यवहार करवाना सिखा दिया था। उनको उकसाने के बारे में तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता और अब ये मेरे सामने खड़े हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अचानक से जज के मुंह से निकला, इसकी तो, जहन्नुम में जाओ तुम लोग। इतना कहते हुए उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। ये सुनते ही युवराज बहुत खुश हो गया और उसने एक्साइटमेंट से कहा, मिस्टर जिंदल इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब तो कुलश्रेष्ठ फैमिली पूरी तरह से बर्बाद ही समझो। अब तो इन लोगों के खाने के भी लाले हो जाएंगे। काफी समय बाद मिस्टर जिंदल को इतना गुस्से में देखा है, ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तभी युवराज ने आगे बढ़ते हुए कहा, अभी भी वक्त है, तुम जल्दी आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठकर मिस्टर जिंदल से माफी मांग लो। हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दें। जल्दी से अपनी जान की भीख मांगो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा आएगा। युवराज ये सब बोल ही रहा था कि जज ने अपना सिर घुमाया और युवराज को देखते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे युवराज का शरीर उड़ते हुए दूर जाकर गिरा और फिसलते हुए 5 मीटर और पीछे चला गया। मिस्टर जिंदल के मारे हुए इस मुक्के ने युवराज के कई सारे दांत तोड़ दिए थे, जो उसके मुंह से खून के फव्वारे के साथ बाहर निकले थे। युवराज कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन के साथ जज को देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आया था कि अचानक से ये सब कुछ हो कैसे गया। जज ने पीछे पलटकर युवराज की तरफ देखा और तेजी से आगे बढ़कर एक जोरदार लात युवराज के पेट में मार दी और चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें काम करने की सैलरी देता हूं और तुम ये काम करते हो। तुमने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। तुम्हारा काम ये है कि तुम मेरे लिए पैसे कमाओ। तुम्हारा काम ये नहीं है कि हर जगह अपनी औकात से ज्यादा बात करते हुए लड़ने बैठ जाओ और फिर रोते रोते मेरे पास आओ। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी सच में वही जज जिंदल था, जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मालिक था, जिसने आज तक हमेशा अपने एम्प्लॉइज का ही साथ दिया था। लेकिन आज अचानक ये सब कैसे हो गया। इससे पहले कि युवराज कुछ समझने की कोशिश करता, जज जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुमने हिम्मत भी कैसे की कि तुम मिस कशिश जैसी अच्छे घर की लड़की के लिए इतना उल्टा सीधा बोलो।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या जिससे वो इतनी छोटी रकम के लिए तुम्हें सेड्यूस करेगी? देखो अपने आप को। युवराज की हालत वैसे ही बहुत खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बॉस को कैसे समझाए। युवराज ने कुछ बोलने की कोशिश की, तभी जज और जोर से चिल्लाया, तुमने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी रेपुटेशन को खत्म करके रख दिया है। अगर तुम्हें ये सब कुछ करना ही था तो अपने बलबूते पर करते। हमारी कंपनी की साख दाव पर लगाने की इजाजत किसने दी तुम्हें? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तो खत्म करके ही रहूंगा। तुमने मेरी इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। इतना कहकर जज युवराज को बुरी तरह से पीटने लगा। युवराज बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसने अपना सर पकड़ लिया और जमीन पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दो प्लीज। मुझे माफ कर दो। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपकी मार झेल पाऊं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आसपास खड़े लोग इस सीन को देखकर स्तब्ध रह गए थे। पूरी बाजी पलट चुकी थी। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। जिस वक्त जज ने युवराज को लात मारी थी, उस वक्त जज का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। वो इस वक्त बस इसी तरह से दिखावा कर रहा था जैसे उसने किसी को देखा ही नहीं था। वो बस यहाँ आने के बाद से ही कशिश की मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने अबीर को भी अनदेखा कर दिया था और लगातार युवराज को उसके किए की सजा दे रहा था। एक और लात मारते हुए जज फिर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और की पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? तुमने सर की फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखा है? तुम्हें पता भी है कि अगर उन्होंने कुछ करने की सोची तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे इन कर्मों की वजह से मेरी जान चली जाएगी। सभी हैरानी से देख रहे थे कि जल्स पीट पीट कर युवराज को मार डालना चाहता था। कशिश तो ये देखकर एक जगह ही जम गई। उसने अपनी आंखें बड़ी की और अविश्वास से अपने सामने वाले दृश्य को देखा। लवी जो कॉफी शॉप में बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कांपते हुए उसने अपने हाथ में सामने टेबल पर रखा हुआ कॉफी का कप उठाया और इस वक्त कॉफी हल्की सी लवी के हाथ पर छलक गई, जिसकी गर्माहट से लवी को होश आया। उसने एक्साइटमेंट से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ खजाना लग गया है। मैंने ऐसा कुछ पता कर लिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लवी के होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे अपना एक सेंटेंस पूरा करने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। वो ध्यान से देख रही थी। उसने काफी अच्छे से देखा था कि जिस वक्त जल्द अपनी कार से उतरा था, उस वक्त उसका रवैया बहुत ही ज्यादा घमंडी था और अचानक से उसकी नजर सामने वाले इंसान पर पड़ी और उसका घमंड एक ही पल में सदमे में बदल गया। और सदमा डर में और डर एक गुस्से में। ये सभी बदलाव उसी पल से शुरू हुए थे जैसे ही जल्द की नजर अबीर पर पड़ी थी। वाकई जल्द ने युवराज को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। उसने चुपचाप बगल में देखा, अबीर की आंखें इस वक्त खुली हुई थी। उसकी खुली हुई आंखें देखकर जल्द को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने युवराज को लात मारकर किनारे कर दिया और फिर कशिश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस कुलश्रेष्ठ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारी कंपनी थोड़ी बड़ी है ना, इसलिए इस तरह के लोग बहुत सारे हमारी कंपनी में काम करते होंगे। इस आदमी की वजह से जो आपको तकलीफ हुई है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। जैसे ही जज ने कशिश से माफी मांगी, वहां मौजूद सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। एक आदमी ने हैरानी से कहा, तुमने सुना मिस्टर जिंदल ने क्या कहा है? मिस्टर जिंदल हमेशा से इतने घमंडी और दबंग रहे हैं। उन्हें कर्टसी कब से समझ में आने लगी। इस आदमी की बात सुनकर और अपने सामने खड़े जज के बिहेवियर को देखकर कशिश तो सदमे में आ गई थी। काफी देर तक उसे समझ में नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। काफी देर बाद कशिश ने धीमी आवाज में कहा, नहीं ठीक है मिस्टर जिंदल, आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। इसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। जज जिंदल ने खांसते हुए अपनी गर्दन झुका ली। उसने पास खड़े आदमी का चेहरा देखने की हिम्मत भी नहीं की। वो बस ये दिखावा कर रहा था कि वो उस बगल में खड़े आदमी को नहीं जानता था। जज ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैडम आई एम रियली सॉरी कि आपको खुद यहाँ आना पड़ा। मैं अभी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बोलकर जल्द से जल्द आपकी पेमेंट रिलीज करवा देता हूँ। ये बात सुनकर कशिश की आंखें हैरानी और सदमे से बड़ी बड़ी हो गई। कशिश ने हैरानी से कहा, लेकिन वो तो आपने। इससे पहले कि कशिश अपनी बात पूरी कर पाती, जज ने कशिश की बात काटते हुए कहा, प्लीज मिस कुलश्रेष्ठ, ये मेरी इच्छा है, आप प्लीज मना मत कीजिए। कशिश ने धीमे से कहा, थैंक यू मिस्टर जिंदल। जज जिंदल ने अपना सर हिलाया और चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। इस आदमी का तो इलाज मैं खुद करूंगा। इतना कहकर उसने कशिश की तरफ देखा और कहा, सॉरी मिस कुलश्रेष्ठ, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं निकलता हूँ। इतना कहकर जज जिंदल जल्दी से अपनी रोल्स रॉयस कार में बैठ गया और ड्राइवर से जल्दी से कार ड्राइव करने के लिए कहा। उसे डर था कि अगर उसने एक सेकंड भी देर की तो कशिश के पीछे जो राक्षस राजा खड़ा था वो उसे रोक लेगा। यही सोचते हुए जज ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन अगर अबीर ने मुझे सच में रोका तो क्या करूंगा? क्या मैं उसे पहचान लूंगा या फिर मुझे उसे न जानने का दिखावा करना चाहिए? मैं क्या करूंगा? तभी जल्स को ऐसा लगा जैसे पीछे से उसे किसी ने आवाज लगाई हो। जल्स को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। ये आवाज जल्स को ऐसी लगी जैसे साक्षात यमराज ने उसे आवाज लगाई हो। किसकी थी ये आवाज? क्या ये अबीर था? अगर ये सच में अबीर ही था तो जल्स क्या करेगा? क्या जल्स जिंदल और अबीर का आमना सामना होगा?
CH22 थैंक यू। जल्द आवाज दिए जाने की वजह से बुरी तरह से हड़बड़ा गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने इधर उधर देखा और झटके से पीछे पलट कर देखने की कोशिश की। उसे अपनी कार के पीछे कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये देखकर जल्द और भी बुरी तरह से घबरा गया। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी। सर, आवाज सुनते ही जल्द हड़बड़ा गया। उसने सामने देखा तो उसका ड्राइवर उसे आवाज लगा रहा था। ये देखकर जल्द बुरी तरह से चिढ़ गया और चिल्लाते हुए बोला, क्या है? ड्राइवर ने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ जाना है सर? जल्द भड़कते हुए बोला, जहन्नम में ले चलो। ये सुनते ही ड्राइवर की बोलती बंद हो गई थी। उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। जल्द को एक पल बाद एहसास हुआ कि उसने बिना बात अपना गुस्सा ड्राइवर पर उतार दिया था, तो जल्द ने बड़ी ही शांति से ड्राइवर से कहा, एयरपोर्ट चलो। ड्राइवर ने हाँ में अपना सर हिलाया और तुरंत ही कार एयरपोर्ट के लिए घुमा दी। जैसे जैसे कार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस से दूर जाती जा रही थी, जल्द को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसने चुपके से बड़बड़ाते हुए गाली देते हुए कहा, मैं जल्द से जल्द यहाँ से इतना दूर निकल जाऊंगा कि दोबारा उसका सामना भी ना हो। और जब तक वो मुंबई में है तब तक दोबारा मुंबई लौट कर नहीं आऊंगा। मैंने तो सोचा नहीं था कि कभी भी दोबारा मेरा उससे सामना होगा। लेकिन वो इतनी दूर मुंबई में आया कैसे? आया तो आया, उसने कुलश्रेष्ठ ग्रुप की कशिश से शादी कैसे कर ली? जल्स को इन सब बातों का लिंक समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। दूसरी तरफ जल्स के चले जाने के काफी देर बाद आखिरकार कशिश को होश आया। उसी समय शिवेन तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और बोला, कशिश तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता चला कि यहाँ कुछ हुआ है तो मैं तुरंत ही भागते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। शिवेन की आवाज ये कहते हुए बहुत तेज थी। उसी वक्त कशिश ने राहत की सांस ली और शिवेन की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। शिवेन के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दिए। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर उन्होंने तुम्हारे पैसे देने से इनकार किया है या फिर तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश की है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो हेड ऑफिस के अंदर की तरफ जाने लगा। इस वक्त कशिश की आंखें चमक उठी और उसने शिवेन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, तुमने ही मिस्टर जिंदल को कॉल किया था ना? ये सुनते ही शिवेन स्तब्ध रह गया। उसे तो पता भी नहीं था कि वहां हुआ क्या था। जब कशिश ने उससे पूछा तो उसने चुपचाप हाँ में अपना सर हिला दिया। शिवेन का कंफर्मेशन मिलते ही कशिश बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बोली, अरे वाह, ये तो तुम ही थे। तभी मैं सोचूं कि अचानक से मिस्टर जिंदल का रवैया बदल कैसे गया। तो तुमने ही उन्हें कॉल किया था। कशिश बहुत खुश थी। उसने जल्स के रवैये में एक क्विक चेंज बहुत जल्दी नोटिस किया था। कशिश को ये सब कुछ बहुत ही अजीब और वियर्ड लगा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से इतना कुछ हो कैसे गया। लेकिन जैसे ही उसे शिवेन अपने सामने दिखाई दिया तो कशिश को एहसास हुआ कि ये सब कुछ शिवेन ने ही किया था। शिवेन मुस्कुरा दिया और उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, अरे मिस्टर जिंदल को कॉल करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने तो बस उन्हें ऐसे ही कॉल कर दिया था। ये सुनते ही कशिश ने अपनी भौहें चढ़ा दी और मन ही मन सोचा, इसका मतलब है कि ये कश्यप ग्रुप की पावर थी कि उसने जल्द जिंदल को कुछ भी करने से रोक लिया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि शिवेन ने जरूर ही जल्द जिंदल को रोकने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। मुझे भी शिवेन के इस एहसान का बदला चुकाना चाहिए। उसने मुझे बताया है कि कश्यप ग्रुप शेयर मार्केट में लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है। मुझे भी इस बारे में जल्दी से कुछ करना चाहिए। हो सकता है मिस्टर जिंदल ने इस फेवर के बदले शिवेन से कश्यप ग्रुप के शेयर्स लिए हो। यही सोचते हुए कशिश ने शिवेन की तरफ देखते हुए पूछा, शिवेन सच सच बताना, जल्द जिंदल को मनाने के लिए तुमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? क्या तुमने उसे अपनी लिस्टिंग के बारे में बताया है? कहीं तुमने अपने शेयर मिस्टर जिंदल को देने के लिए हाँ तो नहीं कह दिया? कशिश ये पूछते हुए बहुत ज्यादा घबराई हुई दिख रही थी। शिवेन थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसे पता भी नहीं था कि हुआ क्या था, इसीलिए उसने हाँ कहा। शिवेन के हाँ कहने का मतलब था कि वो पूछना चाहता था कि कशिश क्या कह रही थी। लेकिन कशिश ने इस हाँ का मतलब कुछ और ही निकाल दिया था। कशिश ने गहरी आह भरते हुए कहा, हाँ शिवेन, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं अपने सारे शेयर भी तुम्हें दे दूं तो मैं उसका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। तुम बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा ये एहसान चुका पाऊं? शिवेन हल्का सा खांसते हुए मुस्कुरा दिया और बड़े ही प्यार से बोला, कशिश तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। फिर भी तुम ऐसी बातें कहकर मेरा अपमान कर रही हो। मैंने बस थोड़े से एफर्ट्स यूज किए हैं। अगर उन एफर्ट से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो तुम मुझे ऐसा करने क्यों नहीं देती? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बगल में खड़ा अबीर ये सुनते ही जोर जोर से हंसने लगा। वो अपने सामने खड़ी अपनी सो कॉल्ड बीवी और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुनकर एक पल के लिए तो अवाक रह गया था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, एक का दिमाग अलग ही डायरेक्शन में चलता है और दूसरा इतनी मोटी चमड़ी है कि हर चीज का क्रेडिट खा जाता है। सच में परफेक्ट जोड़ी है। अबीर की बात सुनते ही शिवेन ने अपनी भौहें चढ़ा ली और अपना सर घुमाते हुए अबीर की तरफ देखकर चिल्लाया, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम सच में एक बर्बाद आदमी हो। तुम खुद तो कशिश की मदद कर नहीं सकते और अगर कोई करता है तो तुम ऐसा कर रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से कशिश कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। ये सुनते ही कशिश उदास हो गई। उसने मायूसी से अबीर से कहा, तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो। अगर तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं की होती तो मुझे उनसे इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती।
वो तो शिवेन हमारी मदद के लिए सही वक्त पर पहुंच गया और उसने मिस्टर जिंदल को संभाल लिया। तुम्हें तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ खड़े होकर ताने मार रहे हो और उसका मजाक उड़ा रहे हो। अबीर को समझ नहीं आ रहा था कि इस बेवकूफ औरत को सच्चाई कैसे दिखाएं। अबीर अब इस औरत को कुछ समझाना भी नहीं चाहता था। लेकिन तभी कशिश ने फिर से कहा, तुम्हें दूसरों की अच्छाई दिखाई नहीं देती ना? तुम खुद तो अच्छे आदमी हो नहीं, लेकिन दूसरे भी तुम्हें अपने जैसे ही दिखते हैं। मुझे तो शर्म आने लगी है तुम पर। कशिश की बात सुनकर अबीर ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम यही समझना चाहती हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा। अबीर ने समझाने की जहमत भी नहीं उठाई। उसे लग रहा था कि जो जैसा हो रहा है उसे वैसा ही रहने दो। कुछ समय पहले तक तो कशिश को ये लगा था कि अबीर एक अच्छा आदमी था, क्योंकि वो वक्त पर आ गया था और उसने कशिश को युवराज के हाथों से बचा लिया था। लेकिन अब जब कशिश ने देखा कि शिवेन उसके लिए ज्यादा अच्छा था और उसी की वजह से ये सारा मैटर क्लियर हुआ था, तो वो थोड़ा निराश हो गई। कशिश ने शिवेन की तरफ देखते हुए कहा, शिवेन, तुम उस पर ध्यान मत दो। वो बस एक गरीब और गंवार आदमी है, जिसके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। ना ही वो जानता है कि शिष्टाचार किस चिड़िया का नाम होता है। कशिश की बात सुनते ही अबीर को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने तेज आवाज में कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरे पास इस आदमी जितनी समझदारी बिल्कुल नहीं है। इस वक्त शिवेन ने अबीर को नजरअंदाज कर दिया और फिर मुस्कुराते हुए कशिश की तरफ देखा। कशिश ने शिवेन से पूछा, क्या तुम शाम को फ्री हो? मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगे? कशिश इस वक्त अपने दिल की गहराई से शिवेन का एहसान मान रही थी। आखिरकार वो कश्यप ग्रुप का मालिक था, जिसने अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने से पहले अपने कैपिटल और शेयर बढ़ाकर अपने एम्प्लॉइज को फायदा पहुंचाने जैसे राज कशिश को बता दिए थे। यहाँ तक कि उसने अपनी कंपनी के भले की परवाह नहीं की और जल्द जिंदल के हाथों से कशिश को बचा लिया। और तो और वो अब जल्द से कशिश को उसके बकाया पैसे भी दिलवाने वाला था। कशिश ने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि शिवेन की मदद से मुझे वो 20 मिलियन मिल जाएंगे तो मेरी प्रेसिडेंट की पोस्ट सेफ हो जाएगी। ऐसे में मुझे सच में शिवेन का एहसान मानना चाहिए। लवी, जो इस समय सामने कॉफी शॉप में कॉफी पी रही थी, उसने अपना कॉफी का कप नीचे रखा और अपना बिल पेमेंट करके बाहर आ गई। अबीर इस वक्त टैक्सी लेने के लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस के मेन गेट से बाहर निकाला था। अबीर जैसे ही टैक्सी में बैठने वाला था, उसी वक्त उसे लवी का कॉल आया। लवी ने कहा, मैं आज रात तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। अबीर ने नासमझी से पूछा, लेकिन क्यों? वो मैं तुम्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ इसीलिए। अबीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, लेकिन तुम बिना किसी खास वजह के मुझे ऐसे डिनर पर इनवाइट क्यों कर रही हो? एक काम करो, तुम खुद ले चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। अबीर ने बिना किसी देरी के सीधे सीधे लवी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो आज मुंबई के मेयर विराज के घर जाने वाला था, क्योंकि उसने विराज की बेटी को पूरी तरह से ठीक करने का वादा कर दिया था और अबीर अपने वादे निभाने अच्छी तरीके से जानता था। इस वक्त लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्यूचर में भी कशिश से जुड़ी हुई सारी बातें तुम्हें बताती रहूं, तो तुम्हें मेरे साथ डिनर के लिए आना ही होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये सारी बातें तुम्हें पता ना चले, तो तुम ऐसा प्रिटेंड करना जैसे मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। इस वक्त कशिश और कुलश्रेष्ठ फैमिली के साथ बहुत सारी परेशानियां चल रही थी और लवी ही इसका एक इंटरनल सोर्स था जिससे अबीर को कशिश के बारे में सब कुछ पता चल सकता था। बेबस होकर अबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मैंने लवी को इस वक्त इनकार कर दिया तो मेरे पास कुलश्रेष्ठ हाउस और कशिश के बारे में कुछ भी जानने का कोई सोर्स नहीं रहेगा। यही सब सोचकर अबीर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था कि वो लवी को इनकार कर पाए। ऐसे में उससे डिनर के लिए मिलना ही बेस्ट ऑप्शन था। कुछ देर तक अबीर अपने मन ही मन इन्हीं सब उलझन में उलझा हुआ था। तभी लवी ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें डिनर पर इसलिए ले जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कल तुमने कश्यप ग्रुप के बारे में जो भी कुछ बताया था उसके लिए सच में बहुत बहुत थैंक यू। मैंने जब इस बारे में बातें निकलवाई थी तो मुझे पता चला था कि सच में कंपनी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और वो कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। शिवेन भी शायद भागने की तैयारी में ही है। अबीर को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसने इतनी मुश्किल से कुलश्रेष्ठ फैमिली को समझने की कोशिश की थी, पर उन्होंने तो उसकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन लवी ने उसकी बात को सुना भी था और अच्छे से उसके बारे में डिटेल्स भी निकलवा ली थी। यही सब सोचकर अबीर ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली है तो तुम ये इन्फॉर्मेशन के रिजल्ट कशिश को सौंप दो, ताकि वो भी कश्यप ग्रुप से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकल सके। ये सब कहते हुए अबीर की नजर अपनी कार के साइड मिरर पर गई। अबीर ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी, जिसके कांच कलर के थे। अबीर को उस स्कॉर्पियो को देखकर कुछ शक जैसा होने लगा। इस वक्त अबीर को फिर से एक अनजान मैसेज मिला, हर बार शिकारी शिकार होने से बच जाए, ये जरूरी तो नहीं। इस मैसेज को देखते ही अबीर ने हैरानी से चारों तरफ देखा। उसी वक्त जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, उसका ड्राइवर साइड का कांच एक पल के लिए नीचे हुआ और फिर तुरंत ही किसी ने उस कांच को ऊपर चाकर स्कॉर्पियो वहां से दौड़ा दी। ये सब क्या हो रहा था? कौन था जो अबीर को बार बार इस तरह से मैसेज भेज रहा था? क्या कहीं इस सब के पीछे यामी तो नहीं थी? लेकिन फिर उस कार के ड्राइवर की इस हरकत का क्या मतलब था? CH23 क्रिटिका जाडोन।
स्कॉर्पियो के वहां से जाते ही अबीर को शक हो गया कि इन दोनों ही चीजों का आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर था। अबीर ने अपने आप से कहा, मुझे तो लगा था कि उस दिन उन दोनों स्नाइपर्स को खत्म करके मैंने ये चेन ही तोड़ दी है, पर लगता है कि ये मेरी गलतफहमी थी। अब मुझे सीरियसली इस बारे में पता लगाना ही होगा कि ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं। ये सब सोचकर वो तेजी से स्कॉर्पियो के पीछे जाने ही वाला था कि लवी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए पूछा, कहाँ चल दिए? कहीं तुम्हारा इरादा तो बदल नहीं गया? अबीर ने एक नजर गुस्से से लवी की तरफ देखा। लवी को समझ नहीं आया कि अचानक से अबीर के बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आ गया था। उसने कंफ्यूजन से अबीर की तरफ देखा तो अबीर ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और स्कॉर्पियो के जाने वाली दिशा में देखने लगा। लेकिन अब तक वो स्कॉर्पियो वहां से गायब हो चुकी थी। अबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस पागल लड़की की वजह से वो फिर मेरे हाथ से निकल गया। मुझे तो लगा था कि मैं उन लोगों को खत्म कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लवी अभी भी कंफ्यूजन भरी नजरों से अबीर को देख रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ अबीर? सब ठीक तो है? अबीर ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल किया और कहा, तुम मुझे टाइम और लोकेशन मैसेज कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। लवी नहीं चाहती थी कि अबीर इस वक्त यहाँ से जाए, इसीलिए उसने बातें बनाने की कोशिश करते हुए कहा, वो तुम कुछ कह रहे थे ना, वो कश्यप ग्रुप के बारे में। अचानक से अबीर को याद आया कि वो लवी से किसी और बारे में डिस्कस कर रहा था। अबीर को सारी बात याद आ गई और उसने बहुत ही सीरियसली कहा, इस वक्त कश्यप ग्रुप में टोटल 30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें से 20 मिलियन अकेले कशिश ने इन्वेस्ट किए हैं। इसकी वजह से कशिश की सिचुएशन भी बहुत खराब हो गई है। जैसा कि तुम्हें पता है कि शिवेन की कंपनी कश्यप ग्रुप अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है और कभी भी दिवालिया हो सकती है। वो लोग बस थोड़े और पैसे का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें और पैसे मिल जाएंगे तो वो सभी लोग पैसे इकट्ठे करते ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कशिश की पोजीशन फिर से खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनते ही लवी सच में बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी। उसने अबीर की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन ये सब कुछ इतना डिटेल में तुम्हें कैसे पता? अबीर ने इस बात का जवाब नहीं दिया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानने की कोई जरूरत है। तुम बस कशिश को बताओ कि वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले ले। ये सुनते ही लवी थोड़ा उदास हो गई और उसने कहा, मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलवाई है वो बहुत थोड़ी है और इतने थोड़े से सुराग लेकर मैं कशिश के सामने जाऊंगी तो वो लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। सच बात तो ये थी कि उसने अब तक कश्यप ग्रुप के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगवाया था। लवी ने उस दिन ट्राइटन होटल के मेन गेट पर देखा था कि विराज और विकास माहेश्वरी खुद अबीर को रिसीव करने के लिए गेट पर आए थे और साथ ही वो लोग अबीर को सी ऑफ करने के लिए भी बाहर तक आए थे। ऐसे में लवी ने बिना सोच समझे अबीर की बात पर विश्वास कर लिया था और उसके पास अबीर पर विश्वास न करने का कोई कारण भी नहीं था, क्योंकि अबीर ने खुद कहा था कि कश्यप ग्रुप के दिवालिया होने की बात उसे मुंबई के मेयर विराज ने बताई थी, जो इतनी बड़ी पोस्ट पर थे कि उनके झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता था। अबीर के पास अब गिरीश को मनाने का मौका ढूंढने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि अगर एक बार कश्यप ग्रुप वहां से भाग गया तो उनका नुकसान छोटा मोटा नहीं होगा। यही सब सोचते हुए अबीर फिर से जाने वाला था। इस वक्त लवी ने कहा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हम अभी चलते हैं। डिनर ना सही लंच तो साथ में कर ही सकते हैं। लवी इस वक्त ज्यादा से ज्यादा वक्त अबीर के साथ बिताना चाहती थी। अबीर भी चाहता था कि आज वो विराज के घर जाए और उसे विराज के घर शाम को जाना था। इसी वजह से उसने लवी के लंच का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। लवी उसे अपने साथ पहले से बुक किए हुए एक रेस्टोरेंट में ले गई। ये एक बहुत ही प्राइवेट रेस्टोरेंट था जो दिन में केवल 10 गेस्ट ही एक्सेप्ट करता था। आप चाहे वो गेस्ट ग्रुप में हो या फिर अकेले, 10 से ज्यादा लोगों को ये रेस्टोरेंट एक्सेप्ट नहीं करता था। इस रेस्टोरेंट के बारे में ये भी बात फैली हुई थी कि इस रेस्टोरेंट में आने के लिए महीनों पहले रिजर्वेशन करवानी होती थी। इस जगह को देखकर अबीर ने कंफ्यूजन से लवी की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब क्या है? तुमने यहाँ पर बुकिंग कब से करवाई हुई है? ये सुनते ही लवी मुस्कुरा दी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अबीर भी चुपचाप उस रेस्टोरेंट का एम्बियंस देखने लगा, जो बहुत ही शांत, एनर्जेटिक और यूनिक था। जब वो चारों तरफ देख रहा था तभी उसे एक लड़की वहां बैठी हुई दिखाई दी। उसे देखते ही अबीर एक पल के लिए हैरान रह गया। ये लड़की लिली थी। अबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर लिली यहाँ है तो हो सकता है कि यामी भी आसपास ही होगी, लेकिन ये दोनों इस वक्त यहाँ कर क्या रहे हैं? दरअसल यामी एक लंबी वेकेशन पर थी। जब उसने टेराकिन को अरेस्ट किया था तब उसे बहुत गहरी चोटें आई थी। उस वक्त उसे आराम करने का ठीक से मौका नहीं मिला था, लेकिन अब जब उसके पास थोड़ा वक्त था तो वो मुंबई में रेस्ट कर रही थी। इसीलिए यामी और अबीर वक्त वक्त पर एक दूसरे को मिलते रहते थे, जिससे दोनों को ही परेशानी होती थी। वैसे तो अबीर को यामी बहुत पसंद थी, लेकिन उसे इस औरत का घमंड और एटीट्यूड पसंद नहीं था। जब ये लोग पहली बार मिले थे तो उन्होंने काफी अच्छा वक्त बिताया था, लेकिन फिर बाद में उसने अपना और अबीर का रिश्ता तोड़ दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अभी भी ये लोग दोस्त बनकर रह रहे होते। लेकिन यामी जब भी अबीर के सामने आई थी तो ऐसा लगता था जैसे उसने अबीर को कोई कर्ज दिया हो। हमेशा वो अबीर से इसी तरह से बात करती थी। इसी ने अबीर को उसकी जॉब से भी बाहर किया था। वहां ऊपर जाकर अबीर और लवी एक चेयर पर बैठ गए, तभी अबीर को पीछे से यामी और एक और औरत की बात करने की आवाज सुनाई दी। अबीर ने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा, लेकिन उसे जब यामी की आवाज आई थी तो उसने इन दोनों औरतों की बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया था।
यामी ने पूछा, अविका अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ऐसे अचानक मुंबई आना पड़ा? दिल्ली में सब कुछ ठीक तो है ना? अविका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी थी तो मैं सीधी यहाँ आई। आवाज और नाम को सुनकर अबीर को साफ पता चल गया था कि ये औरत भी शायद यामी की तरह ही बहुत घमंडी थी। इसकी आवाज और बात करने का लहजा बता रहा था कि ये भी किसी बड़े परिवार की थी और लोगों को उनकी रेपुटेशन से जज करती थी। जैसे ही वो इन दोनों औरतों की बात को इग्नोर करना चाहता था, अचानक उसने जादौन ग्रुप का नाम सुना, जिससे वो थोड़ा घबरा गया। अबीर ने दोबारा से ध्यान से उनकी बात सुनने की कोशिश की तो यामी की आवाज आई, जादौन ग्रुप? तुम सच में जादौन ग्रुप को अक्वायर करने की प्लानिंग कर रही हो? मैंने उन लोगों के बारे में बहुत सुना है कि वो लोग बहुत ही टेढ़ी खीर है और उनकी मालिक कृतिका जादौन है। वो तो बहुत ही खतरनाक, अक्खड़ और हार्टलेस औरत है। ये कहते हुए यामी की आवाज बहुत ज्यादा सीरियस सुनाई दे रही थी। यामी की बात सुनते ही अविका मुस्कुरा दी और उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि हिमेश ग्रुप जादौन ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ है। और जिस तरह का कृतिका का कैरेक्टर है, उसे देखकर तो साफ पता चलता है कि वो समझौता नहीं करेगी, चाहे फिर उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसी वजह से उन दोनों की लड़ाई बढ़ती जा रही है और यही अच्छा मौका है कि मैं खुद पूरे जादौन ग्रुप को अपने कब्जे में ले लूं। यामी को अविका की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से पूछा, हिमेश ग्रुप? लेकिन उसकी तो प्रॉपर्टी जादौन ग्रुप से ज्यादा नहीं है, तो वो जादौन ग्रुप को कैसे परेशान कर सकता है? अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है हिमेश ग्रुप लॉरेंस ग्रुप की मदद से बहुत बड़ा हो गया है। ऐसे में वो सब कुछ कर सकता है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? यामी ने शांति से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अच्छा प्रॉफिट बना सकती हो तो अच्छा ही होगा। ये सारी बात सुनने के बाद अबीर ने गहरी आह भरी और फिर बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, ये जादौन ग्रुप तो जादौन काका की फैमिली बिजनेस है ना? दरअसल जादौन काका का पूरा नाम नारायण जादौन था। वो एक बहुत ही अमीर परिवार के बेटे थे। उन्होंने अपना ध्यान अपने फैमिली बिजनेस में लगाने की बजाय गोला बारूद बनाने में लगा दिया था। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। उसका बिजनेस काफी आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनका लालच इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने एक बहुत ही बड़े हथियारों के व्यापारी का ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन फिर उसके करोड़ों रुपए गबन कर लिए, जिसकी वजह से उस बिजनेसमैन ने नारायण काका के पूरे परिवार को किडनैप कर लिया और पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया। सबको मारने के बाद फैमिली में सिर्फ नारायण काका और कृतिका जादौन ही बच। CH24 बिजनेस ग्रुप्स। अबीर ने जब कृतिका की बात की तो लवी को एक बार तो अबीर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। लवी ने फिर से धीरे से पूछा, तुम सच में कृतिका जादौन की बात ही कर रहे हो ना? वो तो एक बहुत ही घमंडी और हार्टलेस लड़की है। मैं खुद उसके बारे में मुश्किल से ही थोड़ा बहुत जानती हूँ। वो किसी को भी अपने नजदीक आने नहीं देती। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हार्टलेस? और वो कैसे? अबीर की बात सुनकर लवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, कृतिका की फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और अचानक उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी। परिवार के रिश्तेदारों ने उनके बिजनेस और घर पर कब्जा करने के लिए इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उस वक्त कृतिका अपने माता पिता की अस्थियों का कलश लेकर बोर्ड मीटिंग में पहुंच गई थी और उसने सभी को धमकी दी थी कि वो सभी तुरंत के तुरंत उस कंपनी को छोड़कर चले जाएं और आगे से वो ही इस कंपनी की प्रेसिडेंट और CEO होने वाली थी। कृतिका की इस बात को मुंबई बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा हाइप मिला था। अबीर बहुत शांति से कृतिका के बारे में हर बात सुन रहा था। तभी लवी ने कहा, अबीर। अबीर ने हाथ से इशारा करते हुए लवी से कहा, तुम अपनी बात कंटिन्यू करो। लवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, उनके रिश्तेदारों ने तो कृतिका पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे और साथ ही उसके भाई नारायण जादौन पर भी बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रॉपर्टी से इतना लगाव था कि अपने परिवार के बड़ों की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही वो लोग यहाँ आकर इस तरह का तमाशा पैदा कर रहे थे। ये बात एथिकली रॉन्ग थी। इसके साथ साथ सारे रिश्तेदारों ने कृतिका पर बहुत सारे गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे और फिर कृतिका ने उन सभी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था, मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और चिता की राख ठंडी हुई है या नहीं, वो आप लोगों का लुकआउट नहीं है। अगर आप लोगों को उनकी चिता की राख ठंडी होने की चिंता होती तो आज इस वक्त आप सब यहाँ हमारी ही प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए लड़ नहीं रहे होते। उसके बाद अबीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहें। अबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मुझे लगता है कि कृतिका से मिलना इतना भी आसान नहीं होगा। उसने बेबसी से एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। कृतिका के बारे में जानकर अबीर को बहुत बुरा लग रहा था। वो कृतिका के बारे में सोच रहा था, तभी उसे लवी की आवाज सुनाई दी। क्या तुम कृतिका से कांटेक्ट करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कशिश को चीट करने की प्लानिंग कर रहे हो? अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो तुम्हें एक बात बता दूं कि उससे कांटेक्ट करना और मिलना इतना आसान नहीं होगा। वो जिस तरह की इंसान है, उसके बिहेवियर की वजह से आज तक उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तो तुम तो उससे मिलने का विचार अपने दिमाग से निकाल ही दो। लवी की बात सुनते ही अबीर ने घूर कर लवी को देखा और कहा, तुम चीट करने की बात कर रही हो? मेरे और कशिश के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से तुम ये बोल पाओ कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ। हम दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ नाम का है। ये कहते हुए अबीर बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। उसका उदास चेहरा देखकर लवी अपने आप को रोक नहीं पाए और उसने पूछा, तो क्या तुम उसे छोड़ने वाले हो? अबीर ने लापरवाही से कहा, मैंने कल ही कहा था कि सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है।
जब तक हमारे भाग्य में लिखा है तब तक हम लोग एक साथ रहेंगे और जिस दिन हमारी किस्मत में अलग होने लिखा होगा हम बिना कुछ कहे अलग हो जाएंगे। अबीर की बात सुनते ही लवी मुस्कुरा दी और बोली, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बड़े बदमाश हो। इतना कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसते वक्त लवी के सफेद मोतियों जैसे चमकते हुए दांत दिखाई दे रहे थे। अबीर अभी भी शांति से बैठा हुआ था। इसी बीच अनजाने में लवी का पैर अचानक से अबीर को छू गया और एक स्पर्श की गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई। लवी के चेहरे पर शर्म का गुलाबीपन दिखाई देने लगा था। लवी ने धीमी आवाज में कहा, तो क्या तुम मुझे स्लैंग कर सकते हो? लवी ने जो बात कही थी वो साफ नहीं थी, लेकिन फिर अचानक यामी की आवाज आए और लवी का ध्यान यामी की आवाज की तरफ पहुंच गया। लवी ने यामी की बात सुनी। यामी ने अपने सामने बैठी अविका से कहा, अगर तुम्हारे इस काम में तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये बिजनेस ग्रुप्स का मामला है और तुम बिल्कुल सही जगह टारगेट किए हुए हो। ऐसे में प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। तुम्हारे इतना करने पर भी अगर वो लोग तुम्हारी बात ना माने या तुम्हें कुछ कहने के लिए तैयार हो जाए तो सी वक्त तुम मुझे बुला लेना। ये दो बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स का मामला है, इनके बीच में फंसना इतना इजी नहीं होगा। इस वक्त लवी को एहसास हुआ कि अबीर ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। ये बात लवी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने गुस्से से अपनी नजरें घुमा ली और अपनी कुर्सी को भी अबीर से दूर सरका लिया। अबीर जो काफी देर से बाकी चीजों के बारे में सोच रहा था, उसे लवी की इस हरकत से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। ये पहली बार है जब किसी ने मेरे चार्म को इस तरह से इंसल्ट और इग्नोर किया है। लवी ने अपनी आंखें घुमाई और अपना गुस्सा निकालने के लिए चुपचाप खाना खाने लगी। यामी और अविका के बीच की बात खत्म हो गई थी और अबीर फिर से अपने होश में आ गया था। अब उसे पता चल गया था कि अविका जादौन ग्रुप पर कब्जा करने की कोशिश में कृतिका पर अटैक करने जा रही थी और यामी उसकी मदद करने वाली थी। ऐसे में कृतिका को बहुत भारी नुकसान होने वाला था। यामी जिस तरह की इंसान थी वो किसी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। अब जब अबीर को सब कुछ पता चल गया था तो वो चाहता था कि अपने वादे को पूरा करे और अपने दोस्त को बड़ा नुकसान होने से बचाए। अपनी सोच से बाहर निकालकर अबीर ने देखा कि लवी बहुत जल्दी जल्दी और अपना मुंह भर कर खाना खा रही थी। उसे ऐसे देखकर अबीर ने हैरानी से लवी की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, ये औरत दिखने में तो एक नाजुक सी छोटी सी लड़की लगती है, लेकिन देखो खाने पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे पहले इसने कभी जिंदगी में खाना देखा भी नहीं है। इस वक्त लवी ने अबीर को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। खांसी खांसी खांसी। लवी को फिर से 2 बार खांसी आए और उसने हैरानी भरी नजरों से अबीर को देखा और जल्दी से अपना खाना निगल लिया। अबीर ने कहा, सॉरी, वो मुझे ध्यान नहीं था, तुम क्या कह रही थी? लवी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सामने बैठा लड़का इतनी ईमानदारी से ये बात कहेगा कि उसने जानबूझकर लवी को इग्नोर कर दिया था। लवी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखें टेढ़ी करके ताना मारते हुए कहा, अच्छा अब कर दिया तो क्या कर सकते हैं। अबीर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को उठाया और अपना खाना खाने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए लवी की तरफ देखा और कहा, इस रेस्टोरेंट का खाना सच में बहुत टेस्टी है। इसका खाना खाने के बाद पता चल रहा है कि सच में यहाँ आने के लिए 1 महीनों पहले प्री बुकिंग क्यों करवानी पड़ती है। ये प्री बुकिंग भी वर्थ रखता है। अगर मुझे भी यहाँ खाना खाने के लिए अब 1 महीने का वेट करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही लवी खुश हो गई। लवी ने आज बहुत ही प्यार से अबीर को यहाँ इनवाइट किया था। इसके बजाय अबीर ने ही उसे इग्नोर कर दिया था और उसका ध्यान कहीं और था। लवी ने एक्साइटमेंट से पूछा, तो क्या तुम दोबारा यहाँ मेरे साथ आओगे? अबीर ने लवी की इस बात का जवाब नहीं दिया और एक बहुत सुंदर मुस्कान लवी को दी। लवी को एक बार के लिए तो ऐसा लगा जैसे अबीर भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड था। ये बात उसके दिल में गुदगुदी पैदा कर रही थी। तभी अबीर ने खाना खाते हुए मुस्कुराकर पूछा, ये लॉरेंस ग्रुप किस तरह का एसोसिएशन है? लवी इस वक्त अबीर को एक एलियन की तरह देख रही थी। वो थोड़ी हैरान रह गई और उसने पूछा, लॉरेंस ग्रुप? तुम्हें सच में लॉरेंस ग्रुप के बारे में नहीं पता? अबीर ने ना में अपना सर हिला दिया तो लवी ने अपना सर हिलाया और उसे समझाते हुए कहा, लॉरेंस ग्रुप पूरी कंट्री का सबसे बड़ा सोशल एसोसिएशन है। अबीर ने ये सुनकर हाँ में अपना सर हिलाया। अबीर इस बात से बिल्कुल अनजान था। ये कह सकते हैं कि अबीर की पूरी जिंदगी पाताल जेल की छोटी सी जगह में निकली थी, लेकिन उसे इतनी सारी नॉलेज उन कैदियों के मुंह से मिली थी जो वहां बंद थे। वहां मौजूद कैदियों ने अबीर को बाहर की दुनिया के बारे में वो सब कुछ भी बताया था जिसे आमतौर पर लोग किसी को नहीं बताते। तभी लवी ने कहा, लॉरेंस ग्रुप भारतीयों का एक बहुत ही बड़ा एसोसिएशन है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसमें कई मिलियन मेंबर्स हैं। हमारी कंट्री के हर एक बड़ी सिटी में लॉरेंस ग्रुप का एक कोऑर्डिनेटर है जो उस पूरी सिटी को अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है। उन सभी के पास एक्सट्रीम एनर्जी और कॉन्टैक्ट है। जब लवी ये सब बता रही थी तो अबीर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, और अगर कभी किसी ने ऐसा कुछ किया जिससे लॉरेंस ग्रुप के लोग नाराज हो गए तो? ये सुनते ही लवी की आंखें सदमे से बड़ी बड़ी हो गई और उसने पूछा, सच सच बताओ, तुमने कहीं ऐसा कुछ तो नहीं किया ना जिससे लॉरेंस ग्रुप के लोग ऑफेंड हो गए हो? अबीर ने इत्मीनान से खाना खाते हुए कहा, अब तक तो नहीं किया, पर शायद हो सकता है भविष्य में हो जाए। इतना कहते हुए अबीर ने अपनी प्लेट में रखा हुआ लास्ट बाइट खाया और कहा, मेरा पेट भर गया है, अब मैं चलता हूँ।
और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू। अपनी बात कहने के बाद अबीर वहां से उठ खड़ा हुआ और तुरंत चला गया। लवी को तो उसने बाय बोलने तक का मौका नहीं दिया था। लवी हैरान परेशान सी रह गई। उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन लवी को साथ में थोड़ा डर भी लग रहा था कि आखिर ये अबीर था कौन, इसका बैकग्राउंड क्या था। अबीर की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लॉरेंस ग्रुप को नाराज करने वाला था। लवी को अपने सर में दर्द महसूस हुआ। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़का करने क्या वाला है। अबीर पानी पर अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा है। रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के बाद जब अबीर फिर से अपने घर जाने की सोच रहा था, उसी वक्त उसे गिरीश का कॉल आया। उसने अबीर को जितनी जल्दी हो सके कुलश्रेष्ठ हाउस आने के लिए कहा था। अबीर तुरंत ही कुलश्रेष्ठ हाउस पहुंचा तो गिरीश ने 3 मिलियन का एक शेयर ट्रांसफर लेटर अबीर को देते हुए कहा, ये कश्यप ग्रुप के शेयर हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। फ्यूचर में ये तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। जैसे ही कश्यप ग्रुप शेयर मार्केट में एंट्री करेगा वैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम आराम से इसका फायदा उठा सकते हो। अबीर तो वो इनवेल देखकर ही हैरान था। तभी उसे प्रीति की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ 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 हाँ, अच्छा हुआ कि हमें टाइम पर ये पता चल गया। अब तो हमारे सारे रिश्तेदार भी हमें थैंक यू बोल रहे होंगे। अगर शिवेन ने ये बात हमें नहीं बताई होती तो हम लोगों को इतना अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका कैसे मिलता। ये बात सुनते ही अबीर पूरी तरह से घबरा गया और उसने टेंशन से गिरीश की तरफ देखते हुए पूछा, अंकल अपने टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। गिरीश ने एक्साइटमेंट से कहा, 30 मिलियन तो होंगे ही। 20 मिलियन तो अकेले कशिश ने इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद हमने हमारे कुछ रिश्तेदारों को भी मना लिया है कि वो कश्यप ग्रुप में इन्वेस्ट करें, तो टोटल मिलाकर 30 से 40 मिलियन तो हो ही गए होंगे। गिरीश ये बोलते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अबीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सर गुस्से से घूमने लगा था। अबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, और अगर कश्यप ग्रुप पैसे लेकर भाग गया तो सारा कर्जा गिरीश अंकल के सर पर आ जाएगा। ये सारे पैसे उन्हें ही चुकाने होंगे। अबीर की ये बड़बड़ाने की आवाज गिरीश और प्रीति ने भी सुनी और वो दोनों बहुत बड़े सदमे में आ गए। अब अबीर क्या करेगा? क्या अबीर गिरीश को समझा पाएगा? क्या सच में शिवेन और कश्यप ग्रुप सारे पैसे लेकर भागने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या कशिश और गिरीश इस सब से उबर पाएंगे? CH25 प्रेशराइज्ड। अबीर की बात सुनकर सभी लोगों ने हैरानी भरी नजरों से अबीर को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को अबीर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले ही पल सभी ने अबीर की इस बात को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे उसने ये बात कही ही नहीं थी। गिरीश ने आगे बढ़कर अबीर के कंधे को थपथपाते हुए कहा, आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस में जो भी कुछ हुआ था, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चला। मुझे पता है कि तुम पावरफुल लोगों से भी नहीं डरते हो और तुम चाहते हो कि कशिश को आगे बढ़ाने में मदद करो। तुम सच में बहुत जिम्मेदार हो और इस बात के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ। गिरीश की बात सुनकर अबीर को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये सही वक्त था जब वो गिरीश को अपनी बात समझा सकता था। तभी गिरीश ने अबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन तुम शिवेन को गलत मत समझना। बात सिर्फ इतनी है कि वो कशिश में इंटरेस्टेड है, लेकिन कशिश हमेशा ही उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। इसके अलावा उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम कशिश के पति हो तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा ना हो, इसलिए सब कुछ बता दूं। इस वक्त प्रीति ने चिढ़ते हुए बीच में कहा, अरे गलतफहमी की क्या बात हो गई। बिल्ली के भाग में किस्मत से छीका टूट गया है, उसमें भी तुम अपनी बेटी की बुराई कर रहे हो। गिरीश ने एक नजर घूरते हुए प्रीति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर अबीर की तरफ देखते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, कशिश ने तुमसे जो भी कुछ कहा था वो सारी बातें बस उसने गुस्से में कह दी थी। कशिश का अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन तुम बड़े बनकर उसे माफ कर देना। मुझे इस बात की उम्मीद है कि तुम जरूर मेरी बात को समझोगे। और एक बात, अब तुम भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचो। तुम्हें भी अपनी लाइफ में जल्दी ही एक स्टेबिलिटी गेन करनी चाहिए। अबीर को समझ नहीं आ रहा था कि गिरीश आज अचानक उसे ये सारी बातें क्यों कह रहा था। अबीर ने पूछा, लेकिन अंकल ये सब। गिरीश ने कहा, अबीर मेरी बात मानो तो तुम एक्सपीरियंस लेने के लिए एक सेल्समैन की जॉब से शुरू करो और उसके लिए भी तुम कुलश्रेष्ठ ग्रुप ज्वाइन कर लो। मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर पूरा विश्वास है, जल्दी ही तुम ऊंचाइयों को छूने लगोगे। जैसे ही अबीर ने गिरीश की बात सुनी उसने तुरंत अपना हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी अपनी कुछ प्लानिंग है। उसी वक्त प्रीति ने ताना मारते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, कहीं बड़ी जगह पर दरबार बनने के अलावा तुम्हारी और क्या प्लानिंग होगी। अभी अभी जो जॉब छोड़ी है वही काम तो तुम्हें पसंद होगा और वही करोगे। इतना कहकर प्रीति ने गिरीश की तरफ देखा और कहा, मैं एक बात तुम्हें अच्छे से बता दूं कि इसके जैसा लड़का हमारी कशिश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी कशिश के लिए तो शिवेन जैसा ही कोई लड़का होना चाहिए था, जो हमारी रेपुटेशन को भी बढ़ाए, ना कि इसकी तरह कम करता फिरे। गिरीश ने प्रीति को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अब बस भी करो प्रीति। ये सुनते ही प्रीति ने और भी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने गलत क्या कह दिया। आज ही शिवेन की वजह से हमारे सभी रिश्तेदारों ने एक बहुत ही प्रॉफिटेबल डील हासिल की है। तुम्हें पता है इस बात से उन सभी की नजरों में हमारे लिए कितनी तारीफ दिखाई देने लगी है और तुम्हें अभी भी यही पसंद आ रहा है। गिरीश ने अबीर को समझाते हुए कहा, अबीर बेटा, तुम्हें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा। एक काम करो, तुम कशिश के ऑफिस में उसके साथ काम करना शुरू कर दो।
और अब इस बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रीति ने जब देखा कि गिरीश किसी तरह से उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, तो प्रीति के पास गुस्से से दांत पीसने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। लेकिन फिर उसने घूरने वाली नजरों से अबीर को देखा। इस वक्त प्रीति को गिरीश और कशिश दोनों पर ही बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही अबीर उनकी जिंदगी में था। अबीर गिरीश से कश्यप फैमिली के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन शिवेन को लेकर उन दोनों का रवैया देखने के बाद अबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, इन दोनों का रवैया देखकर तो लग रहा है कि अगर मैंने इन्हें कुछ भी बोला तो इंसल्ट मेरी ही होगी। अच्छा है कि मैं इन्हें कुछ ना बोलूं। लंच के बाद का वक्त हो गया था। कशिश इस वक्त जब वापस लौटी तो बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी। उसने अंदर आते ही बहुत ही टेंशन से कहा, मम्मी पापा, सोशल अथॉरिटीज बैंक के साथ हमारा मैटर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है और आगे भी होगा या नहीं ये भी नहीं पता। ये कहते हुए कशिश ने एक गहरी आह भरी। इस बात को सुनने के बाद प्रीति को और तेज गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे देना ही नहीं चाहते? कशिश ने मायूसी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। कशिश के शब्दों को सुनकर प्रीति का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, इसका मतलब तो यही है कि उन लोगों की इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ कोई बात हो गई है, वरना वो पैसे देने में टाल मटोल थोड़ी कर रहे होते। कशिश ने अपने होंठ भींचकर प्रीति की तरफ देखा और फिर अपना सर थोड़ा सा हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कशिश कुछ ऐसा कहना चाहती थी जो वो बोल नहीं पा रही थी। अबीर कशिश की आंखों में देखकर ही समझ गया था कि आखिर बात क्या हो सकती थी। अबीर ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बैंक जानबूझकर चीजों को मुश्किल बना रहा है। जरूर युवराज ने उनसे कुछ नाजायज मांग की होगी। अबीर की बात सुनते ही कशिश ने एक बार फिर से उसकी तरफ घूर कर देखा तो अबीर ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, इस मैटर को मैं संभाल लूंगा। मैं सोशल अथॉरिटीज ग्रुप के डायरेक्टर जगजीत को अच्छे से जानता हूँ। अगर मैं उनसे इस बारे में पूछूंगा तो वो इनकार नहीं करेंगे। अबीर ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। अबीर की बात सुनते ही प्रीति ने अजीब तरीके से अबीर को देखा और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहे? तुम्हें सिर्फ अपनी बड़ाई करने का मौका चाहिए, है ना? तुम्हें अभी मुंबई आए दिन ही कितने हुए हैं और इतने दिनों में तुम बस बेकार और नाकारा की तरह यहाँ से वहां घूम रहे हो। काम धंधा तुम्हारे पास है नहीं। गिरीश ने अभी अभी तुमसे कहा था कि तुम कुलश्रेष्ठ ग्रुप ज्वाइन करके काम शुरू करने की कोशिश करो, लेकिन वो भी तुमसे नहीं हो रहा। और अब तुम मुंबई के बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर डींगे हाँक रहे हो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल सको। प्रीति की बात सुनकर गिरीश भी बेबसी से खांसने लगा। उसने अबीर का कंधा थपथपाया और बहुत ही सीरियसली कहा, बेटा नजर ऊपर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन पैर हमेशा हमें जमीन पर ही रखने चाहिए। दरअसल इस सब में गलती कुलश्रेष्ठ ग्रुप के लोगों की नहीं थी। गलती तो अबीर की थी क्योंकि वो इतने सालों से जेल में काम कर रहा था। वो जेल जो दुनिया की नजरों में बहुत ही छोटी सी टूटी फूटी सी जगह थी, वहां से जुड़े लोगों के पास इतने हाई कांटेक्ट होना कुलश्रेष्ठ फैमिली के लोगों की समझ से बाहर की बात थी। इसी वक्त जब अबीर ने कहा था कि वो मैटर संभाल लेगा, तभी शिवेन बाहर से अंदर आ रहा था। अब तक किसी का ध्यान शिवेन पर नहीं गया था, लेकिन शिवेन ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर आप लोग बोले तो मैं इस मैटर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अपनी बात कहते हुए शिवेन कुलश्रेष्ठ हाउस के अंदर आया। शिवेन की आवाज सुनते ही सभी का ध्यान शिवेन की तरफ गया। शिवेन को देखकर प्रीति बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई और उसने एक्साइटमेंट से कहा, अरे वाह शिवेन बेटा, तुम क्या सच में तुम्हारे पास इस सब से निकलने का कोई रास्ता है? शिवेन ने गहरी सांस ली और बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, इससे पहले सोशल अथॉरिटीज बैंक के डायरेक्टर मिस्टर जगजीत ने कश्यप ग्रुप को 2 बिलियन का लोन दिया था। 2 बिलियन का नाम सुनते ही प्रीति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने सरप्राइज होकर पूछा, 2 बिलियन? लेकिन इतनी बड़ी रकम? शिवेन ने एक्साइटमेंट से कहा, हाँ 2 बिलियन, लेकिन पापा को इतने सारे पैसे नहीं चाहिए थे, इसीलिए मैं खुद सोशल अथॉरिटीज बैंक के मैनेजर से मिलने गया था ताकि वो लोन की रकम को थोड़ा कम कर सके। मुझे बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। जब अबीर ने ये सुना तो उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से हंसे। उस दिन जब ट्राइटन होटल में जगजीत और मेयर विराज आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कश्यप ग्रुप अपना गुजारा ही नहीं कर पा रहा, वो किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता था। जगजीत ने काफी वक्त से कश्यप ग्रुप को जो भी लोन दिया था वो सब सारा वीडियो कर दिया था और आज ये शिवेन कह रहा था कि जगजीत खुद जाकर कश्यप ग्रुप से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो लोग लोन ले ले। इससे ज्यादा मजाकिया बात तो और कोई हो ही नहीं सकती थी। भले ही ऐसा कभी पास्ट में हुआ होगा जब कश्यप ग्रुप एक बहुत ही हाई क्वालिटी बिजनेस के रूप में आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त सोशल अथॉरिटीज बैंक का ऐसा सोचना भी उनकी बेवकूफी हो सकती थी। अबीर ने केवल अपना सर हिला दिया। सच बात तो ये थी कि कुलश्रेष्ठ फैमिली के सारे लोग शिवेन की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग चाहते थे कि उनके सभी लोग उतना ही विश्वास शिवेन पर करें जितना वो लोग करते थे। इस बात से अबीर बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड और बेबस फील कर रहा था। अबीर शिवेन को देख रहा था। तभी शिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कशिश तुम बस टेंशन मत लो, तुम शांति के साथ अपना काम करो और ये सब टेंशन वाली चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। कशिश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू शिवेन।
सच में तुम्हारा बहुत सपोर्ट है मुझे। शिवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन सोचा, अभी तुमसे ये सब बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मैं ये काम करने वाला हूँ, वैसे भी अगले 2 दिनों में शायद मैं यूएस निकल जाऊंगा। मेरे जाने से पहले ज्यादा हंगामा न हो, वही अच्छा रहेगा ताकि हमारे यहाँ से जाने से पहले सच्चाई बाहर न आए। इधर गिरीश ने फिर से जोर देकर अबीर से कुलश्रेष्ठ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन अबीर बार बार बहाने बना रहा था। अबीर के बार बार इनकार करने के बाद गिरीश बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और सख्त आवाज में बोला, ठीक है, अगर तुम्हें अभी कुलश्रेष्ठ ग्रुप के साथ काम नहीं करना तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन ऐसे में तुम्हें जल्द से जल्द एक ऐसी जॉब ढूंढनी होगी जो मुझे भी पसंद आए। नहीं तो तुम्हें कुलश्रेष्ठ ग्रुप में काम करना ही होगा और ये मेरा ऑर्डर है। अबीर ने बेबसी से अपना सर हिलाते हुए कहा, जी जी अंकल, ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। सच बात तो ये थी कि अबीर कभी भी कुलश्रेष्ठ ग्रुप में जॉब करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहां ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इस बारे में अबीर ने अपने दिल में सोचना शुरू कर दिया कि आखिर उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसे कुलश्रेष्ठ ग्रुप में जॉब ज्वाइन ना करनी पड़े। यही सब सोचते हुए अबीर को एक आइडिया आया। वो बिना इंतजार किया जादौन ग्रुप के लिए निकल गया। अविका जल्दी ही जादौन ग्रुप के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने वाली थी और यामी भी उसमें अविका की हेल्प कर रही थी। अबीर नारायण जादौन से किया हुआ अपना वादा पूरा करना चाहता था और कृतिका को उस जगह पर पहुंचाना चाहता था जहां पर यामी की भी बोलती बंद हो जाए और वो ज्यादा कुछ उल्टा सीधा ना बोल पाए। जल्दी ही अबीर जादौन ग्रुप के ऑफिस पहुंच गया। जादौन ग्रुप के ऑफिस पहुंचकर अबीर ने अंदर रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मिस कृतिका से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने अबीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने तुरंत ही इनकार करते हुए कहा, सॉरी सर, आपके पास अपॉइंटमेंट है तो ही आप उनसे मिल सकते हैं। अबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर उनको बोलो कि उनके लिए नारायण जादौन का एक मैसेज है। नारायण जादौन। अबीर ने नारायण जादौन का नाम क्यों लिया? क्या मैसेज भेजा था नारायण जादौन ने? क्या नारायण जादौन के कारण यहाँ अबीर को कोई रोक टोक नहीं होगी? क्या कृतिका और अबीर मिल पाएंगे? क्या अबीर कृतिका को उसकी मदद करने के लिए राजी कर पाएगा? CH-26 अटैक। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने अबीर से जब अपॉइंटमेंट के लिए पूछा तो अबीर ने इत्मीनान से कहा, आप उनसे कह दीजिए कि मुझे नारायण जादौन ने भेजा है। ये सुनते ही वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगी। जैसे ही उस लड़की ने नारायण जादौन का नाम सुना, उसने बिना सोचे समझे तुरंत ही अबीर से बोल दिया, सॉरी मैडम, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये बात सुनकर अबीर ने घूरते हुए रिसेप्शनिस्ट को देखा। रिसेप्शनिस्ट अच्छे से जानती थी कि नारायण जादौन का नाम इस ऑफिस में लेना पूरी तरह से बैन था। उस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बहुत बुरी तरह से डरा हुआ दिख रहा था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे मना कर दिया था। लेकिन अबीर जो अभी भी वहां खड़ा था, उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था, तो वो समझ गया कि बात क्या हो सकती थी। अबीर ने सख्त आवाज में कहा, मेरा उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो तुम उन्हें कॉल करके बोलो कि मुझे उनसे मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने अबीर का लुक देखा तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगा। वो मना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने तुरंत ही एक कॉल कर दिया। अबीर रिसेप्शनिस्ट के जवाब का इंतजार करते हुए यहाँ वहां देखने लगा। उसने नजर घुमाकर देखा तो एक काले कलर का सूट पहने हुए अधेड़ उम्र का आदमी लिफ्ट में चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहा था। उस आदमी ने जो सूट पहना हुआ था, उस पूरे सूट पर सलवटें पड़ी हुई थी और उस आदमी का चेहरा भी बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। उस आदमी को देखकर पता नहीं अबीर को कुछ निगेटिव फीलिंग आई थी। उसने तुरंत ही अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसी समय रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने लैंडलाइन फोन का रिसीवर रख दिया और शर्मिंदगी से अबीर को देखते हुए कहा, वो मैडम कह रही थी कि। इससे पहले कि रिसेप्शनिस्ट अपनी बात पूरी कर पाती, अबीर ने सख्त आवाज में पूछा, क्या कहा उन्होंने? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैडम ने आपको बाहर निकाल देने के लिए कहा है। ये कहते हुए रिसेप्शन पर मौजूद लड़की थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। ये बात सुनते ही अबीर ने गहरी आह भरी और कहा, इसका मतलब है कि इतने सालों के बाद भी कृतिका ने अब तक नारायण काका को उनके किए के लिए माफ नहीं किया है। अगर उस वक्त नारायण काका सीधे रास्ते पर चल रहे होते तो जादौन फैमिली के साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता और ना ही परिवार के इतने सारे लोग बेमौत मारे जाते। यही सब सोचते हुए अबीर ने चारों तरफ देखा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। उसे ऐसे भागते देखकर रिसेप्शन पर मौजूद लड़की एक पल के लिए तो शॉक्ड रह गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो इस वक्त इस आदमी के साथ कैसे बर्ताव करे। अबीर ने चारों तरफ देखा और दौड़ते हुए बड़बड़ाकर कहा, सॉरी, अगर कृतिका इस वक्त खतरे में नहीं होती तो मैं इस रास्ते का इस्तेमाल कभी नहीं करता। सीढ़ियों के साथ साथ पूरे रास्ते अबीर बेतहाशा दौड़ते जा रहा था। उसकी फिटनेस बहुत शानदार थी और वो लिफ्ट से भी ज्यादा तेजी से दौड़ सकता था। सबसे ऊपर 19th फ्लोर पर पहुंचने में अबीर को बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। कंपनी के प्रेसिडेंट के ऑफिस के गेट पर एक छोटी सी टेबल लगी हुई थी और टेबल के पास एक बहुत ही खूबसूरत सेक्रेटरी बैठी हुई थी जिसके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे और वो उन्हें देख रही थी। 19th फ्लोर पर पहुंचकर अबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को नॉर्मल करके आगे बढ़ा। सेक्रेटरी अबीर को देखते ही तुरंत खड़ी हो गई और उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सर आपको किसी से मिलना है। अबीर ने बहुत ही शांति से कहा, मुझे आपकी प्रेसिडेंट से मिलना है। सेक्रेटरी ने फिर से पूछा, आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है क्या? अबीर ने लापरवाही से कहा, नहीं।
नारायण जादौन ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। जब सेक्रेटरी ने ये नाम सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए। उसने सख्त आवाज में कहा, मैंने अभी अभी नीचे रिसेप्शन पर आपसे वापस जाने के लिए कहा था ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अबीर ने उस लड़की की बात को सीरियसली नहीं लिया। तभी उस लड़की ने सख्त आवाज में कहा, मैडम ये नाम सुनना भी नहीं चाहती, इसलिए आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर आपको बाहर निकलवा दूंगी या फिर मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये सुनकर अबीर मुस्कुरा दिया और बोला, अभी आपके बॉस की जान खतरे में है, ऐसे में भी आप इस वक्त मुझसे डील करना चाहती हैं। मुझे तो लगा था कि आपके लिए आपकी बॉस की जान ज्यादा कीमती होगी। अबीर की बात सुनते ही सेक्रेटरी के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े शॉक्ड दिखाई दिए, लेकिन फिर अगले पल उसने अपने एक्सप्रेशन को काबू में कर लिया और कहा, मुझे लगता है कि आप सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी मिस्टर विनय मैडम से मिलने गए हैं। उनकी कंपनी के साथ हमारे काफी पुराने रिलेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वो सच होगा। अबीर और कुछ कहने वाला था, तभी सेक्रेटरी ने सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा ना मैडम के पास आपसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। आप भले ही नारायण जादौन को जानते हो, लेकिन आप उनका नाम लेकर मैडम से नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो आप धमकियां दे रहे हो वो दोबारा मत दीजिएगा। कृतिका के ऑफिस का साउंड इकोसिस्टम बहुत ही शानदार था। केबिन के बाहर की कोई भी आवाज अंदर जाना और अंदर की आवाजें बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन कृतिका के केबिन से अभी भी कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। अबीर के कान 50 मीटर दायरे में हवा और घास में हुई जरा सी भी हलचल को बहुत अच्छे से सुन सकते थे। ये शायद उसी केमिकल का इफेक्ट था जो बचपन में उस पर गिरा था, इसीलिए ये आवाज भी अबीर के कानों से बच नहीं पाई थी। अबीर ने सेक्रेटरी की बात सुनने की या उसे कुछ जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी और वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए सीधे कृतिका के केबिन की तरफ चला गया। और अगले ही पल उसने केबिन के दरवाजे के सामने खड़े होकर अपना पैर घुमाया और तुरंत ही एक लात केबिन के दरवाजे पर मार दी। पीछे से सेक्रेटरी अबीर को रोकने की कोशिश करते हुए आगे आ रही थी। उसने आवाज लगाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? एक पल के लिए तो कृतिका की सेक्रेटरी शॉक्ड रह गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ आकर इतना कुछ करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जल्दी ही कृतिका की सेक्रेटरी फिर से होश में आए और वो अबीर को रोकने की कोशिश करने लगी। अब तक अबीर ने अपना राइट पैर उठाया और उसे मुड़कर एक स्टैंडर्ड किक केबिन के दरवाजे पर मार दी। एक धमाके के साथ पूरा दरवाजा हवा में उछल गया। जैसे ही कृतिका की सेक्रेटरी ने उस दरवाजे को उछलकर दूर गिरते देखा तो उसने अपना मुंह और आंखें बड़ी बड़ी खोलते हुए दरवाजे की तरफ देखा और फिर कहा, यह दरवाजा तो हाई क्वालिटी बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ टेक्निक से बना हुआ है। इस आदमी ने ये सब कुछ इतनी आसानी से, इससे आगे एक भी शब्द सेक्रेटरी बोल भी नहीं पाई थी। सेक्रेटरी इस वक्त दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने देखा कि अंदर एक आदमी घर के बने हुए बारूद से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत ही क्रूर एक्सप्रेशन थे। वो कृतिका की डेस्क के सामने खड़ा था और लगातार चिल्लाए जा रहा था। दरवाजे को लात मारने की आवाज से केबिन में मौजूद दो लोग बुरी तरह से चौंक गए थे। ये आदमी जो इस वक्त केबिन के अंदर खड़ा था, ये वही आदमी था जिसे रिसेप्शन पर खड़े हुए अबीर ने ऊपर की तरफ आते हुए देखा था। डेस्क के पीछे कृतिका खुद बैठी हुई थी, जिसने एक फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल स्कर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने लंबे बालों को एक पेंसिल के सहारे से अच्छे से बांधा हुआ था। देखने में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और कैपेबल लग रही थी। भले ही वो कितनी भी कैपेबल हो, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी उसकी सुंदरता को कहीं से भी कम नहीं दिखा रही थी, बल्कि उसका पावर और उसका एटीट्यूड कृतिका की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। लेकिन वो इस वक्त थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में थी। इस वक्त कमरे में मौजूद मिस्टर विनय जोर से चिल्लाते हुए बोले, एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं अपने ऊपर बंधे हुए बम को फोड़ दूंगा और हम सब एक साथ मारे जाएंगे। इस वक्त मिस्टर विनय ने अपने ऊपर बंधे हुए सारे बम की रिमोट डिवाइस को पकड़ा हुआ था। वो अबीर की तरफ देखकर गुस्से से दहाड़ रहा था। विनय की आंखों में खून नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खतरनाक गुस्से वाले शेर की आंखों में खून उतर आया हो। कृतिका ने अबीर पर एक नजर डाली और फिर अपना सिर घुमाते हुए विनय की तरफ देखकर कहा, मिस्टर विनय, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं वो बात मानने लायक ही नहीं है, तो मैं उस बात को कैसे मान सकती हूँ? यही रूल्स है और मैं रूल्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकती। आपकी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री ने हमें जो प्रोडक्ट सप्लाई किए थे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं थे। आपने पैसे बचाने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया था, जिसकी वजह से मुझे घटिया किस्म के प्रोडक्ट मिले। ये आपके एंड से होने वाली प्रॉब्लम है, जादौन ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप ही ये सब कुछ संभालना। इसमें जादौन ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त विनय ने अपना सर घुमाया और दांत पीसते हुए कहा, कृतिका, तुम्हारी जैसी औरत किसी की नहीं हो सकती। तुम मुझे जीने लायक भी नहीं छोड़ोगी, है ना? कृतिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये रास्ता आपने खुद चुना है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इस बात का ब्लेम अपने सर पर क्यों लूं? कृतिका की बात सुनते ही विनय और भी ज्यादा भड़क गया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तो फिर ठीक है, जब मरना ही है तो हम लोग साथ में ही मरेंगे। मैं ही क्यों अकेले मरूं? केबिन के अंदर के सीन ने बाहर खड़ी सेक्रेटरी को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। वो अचानक से जमीन पर बैठ गई। अबीर अभी भी शांत था और जेब में हाथ डालकर चुपचाप अंदर जो भी हो रहा था वो सब देख रहा था। विनय ने देखा कि उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था, तो वो चिल्लाते हुए बोला, ठीक है,
जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मुझे भी मरने से कोई डर नहीं है, लेकिन अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। पर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा देता हूँ। ये बात सुनते ही कृतिका ने जोर से अपनी टेबल पर हाथ मारा और अचानक से खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा डायनामाइट कृतिका के हाथ में ही था। कृतिका के स्ट्रांग और पावरफुल ऑरा ने विनय को बुरी तरह से दबा दिया था। विनय का चेहरा पीला पड़ गया था, वो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट और घबराहट से कृतिका को देख रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम किस तरह की औरत हो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। ये सीन देखकर अबीर ने इत्मीनान से अपने हाथ अपनी जेब से बाहर निकाले और कृतिका की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, क्या औरत है ये, सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। मुझे लगता है कि इसे शायद किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। विनय के खिलाफ कृतिका के विद्रोह ने विनय के गुस्से में घी का काम किया था। वो और भी जोर से चिल्लाते हुए बोला, कृतिका लड़की, मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर जाऊं। ये कहते हुए विनय की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। विनय घूरते हुए कृतिका की आंखों में देख रहा था। इस वक्त कृतिका ने व्यंग्य के साथ विनय की आंखों में देखा और कहा, ठीक है, दबाओ बटन, हम दोनों एक साथ ही मरेंगे। इस वक्त गुस्से की वजह से कृतिका का खूबसूरत चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। कृतिका ने विनय को घूरते हुए देखा। विनय को एक पल समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी कृतिका चिल्लाते हुए बोली, क्या हो गया, डर लग रहा है? दबाओ बटन, मरना था ना तुम्हें, हम दोनों एक साथ ही मरते हैं। इस वक्त कृतिका को देखकर पता चल रहा था कि उसका गुस्सा विनय से भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। गुस्से की वजह से वो बुरी तरह से कांप रही थी। विनय भी इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। विनय ने कहा, ठीक है तो फिर हम साथ में ही मरते हैं। मैं एक छोटी सी कंपनी का मालिक हूँ, अगर मेरी वजह से तुम्हारी भी मौत हो जाए तो भी कोई बड़ा सौदा नहीं है। कैसे भी देख लो, इसमें फायदा मेरा ही है। इतना कहने के बाद विनय ने अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट का बटन दबा दिया। ये क्या हुआ? विनय ने तो बॉम्ब के रिमोट का बटन दबा दिया। अब क्या होगा? क्या ये लोग मर जाएंगे? क्या होगा अबीर का? वो तो यहाँ कृतिका को बचाने आया था, क्या भलाई के चक्कर में उसकी जान भी चली जाएगी? CH-27 अपॉइंटमेंट लेटर। विनय ने जैसे ही अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट का बटन दबाया, इस वक्त अबीर के हाथ से एक स्टील का सिक्का उड़ते हुए सीधे जाकर विनय की कलाई पर लगा। वो सिक्का विनय की कलाई पर इतनी जोर से जाकर लगा था कि एक पल के लिए विनय को ऐसा लगा जैसे किसी ने एक भारी भरकम हथौड़े से विनय की कलाई पर हमला कर दिया हो। इस हमले से विनय अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को संभाल नहीं पाया और वो रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से छिटक कर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही विनय रिमोट कंट्रोल उठाने वाला था कि अचानक से कृतिका ने अपने बालों में लगी हुई पेंसिल को निकाला और उसे विनय की बाह में घुसा दिया। वो वार इतना जोरदार था कि विनय किसी घायल भेड़िए की तरह जोर से चिल्लाने लगा। आहा, केबिन में हर तरफ खून ही खून बिखरा नजर आया। इसी वक्त अबीर भी आगे बढ़कर विनय के पास आया और उसने अपना हाथ उठाकर विनय के सर के पिछले हिस्से पर अपनी हथेली से झटके से वार किया। अचानक हुए इस हमले की वजह से विनय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक पल पहले जिस पूरे केबिन में चीखें गूंज रही थी, वो अब बिल्कुल शांत हो गया था। कृतिका के बाल खुलकर बिखरे हुए थे। उसने अपने हाथों में खून से सनी हुई पेंसिल पकड़ रखी थी और वो जोर जोर से हौंफ रही थी। इस वक्त उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई खून से प्यासी चुड़ैल किसी की जान लेने के लिए उसके पीछे चली जा रही हो। इसी वक्त कृतिका की कातिल नजरें अबीर के ऊपर पड़ी। अबीर ने अपना सिर घुमाया और पीछे मुड़कर सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए शांति से कहा, अब आप पुलिस को बुला सकती हैं। इस वक्त अबीर इस तरह से बात कर रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। सेक्रेटरी को होश आया और उसने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया। अबीर ने इत्मीनान से जमीन पर पड़े हुए अपने स्टील के सिक्के को उठाया और उसे हाथ में लेकर खेलते हुए कृतिका की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अबीर ने कहा, क्या अब हम बात कर सकते हैं? कृतिका ने एक वेट वाइप लिया और धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल को पोंछकर साफ किया। फिर उसी पेंसिल से अपने बालों को ठीक से बांधना शुरू कर दिया। कृतिका ने व्यंग्य भरी नजरों से अबीर की तरफ देखा और कहा, मेरे पास तुम्हारी बात सुनने के लिए वक्त नहीं है और ना ही मेरे और नारायण के बीच बात करने के लिए कुछ बचा है। अबीर ने मुस्कुराते हुए कृतिका की आंखों में देखा और कहा, मैं उसका आदमी नहीं हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मेरा आदमी है, या अगर मैं ये कहूँ कि मैं वो हूँ जो उसे कंट्रोल करता है, तो ज्यादा ठीक होगा। अबीर अपनी बात बहुत इत्मीनान से बोल रहा था। कृतिका ने अबीर की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, तो क्या तुम जेल हो? अबीर ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, एग्जैक्टली। लेकिन इस बार किस्मत से मुझे जेल से बाहर निकलने का मौका मिल गया। लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था तो नारायण ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। इस वक्त कृतिका ने उस पेंसिल को अपने जुड़े में डाला और घमंड से भरी आंखों से अबीर को देखा। कृतिका के होंठ थोड़े खुले और उसने तीखी आवाज में कहा, मुझे अपनी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तो आप जा सकते हैं। अबीर ने लापरवाही से कहा, एग्जैक्टली। मैं भी इस तरह की फालतू चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहता। लेकिन नारायण मेरी जेल का बहुत ही ज्यादा अच्छा और बात मानने वाला आदमी है। उसने मेरी बहुत सारे कामों में हेल्प की है और अब जब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है तो मैंने उसे ये आखिरी वादा कर दिया है। जैसे ही कृतिका ने सुना कि नारायण की जिंदगी अब ज्यादा दिन की नहीं बची तो उसकी आंखों में एक अनकही फीलिंग नजर आई, लेकिन कृतिका ने कुछ भी नहीं बोला।
अगले ही पल कृतिका ने अपने मन में अपनी फीलिंग को मार डाला और उसकी आंखों में फिर से वही तेजी और गुस्सा नजर आया। कृतिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है। अबीर ने अपने कंधे उचका दिए और फिर अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया करनी चाहिए? जिस लड़की के पास बिलियंस की प्रॉपर्टी और बिजनेस है, उस पर मैं कैसे दया कर सकता हूँ? बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त इम्पोर्टेंट क्या है, तुम अपना बचाव कर सकती हो या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। और कहानी इससे पहले कि अबीर की बात पूरी हो पाती, कृतिका ने उसकी बात काटते हुए उसे ताना मारते हुए कहा, अच्छा, तुम जानते क्या हो जो इतना सब कुछ बोल रहे हो? इस वक्त अबीर ने शांति से कहा, मुझे अच्छे से पता है कि लॉरेंस ग्रुप तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है और मुझे ये भी पता है कि दिल्ली के बहुत सारे बिजन एसमैन मुंबई के इस मार्केट में इंटर करना चाहते हैं। उन सब के लिए जादौन ग्रुप केक का ऐसा टुकड़ा है जो खुला रखा है। यहाँ तक कि यामी को भी उस केक के टुकड़े में काफी इंटरेस्ट है। अबीर की बातों की शुरुआत ने कृतिका को बिल्कुल ही नॉर्मल रखा था, लेकिन जैसे ही उसकी बात का अगला आधा हिस्सा शुरू हुआ, उसकी आंखें थोड़ी सी हिल गई और तीसरी बात ने कृतिका के दिल में तूफान पैदा कर दिया था। कृतिका ने अपने आप को शांत करने के लिए हल्की सी सांस ली और अपने मन ही मन कहा, अगर यामी और उसकी राजपुरोहित फैमिली इस सब के बीच में पड़ती है, तो मौजूदा हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। अगर यामी जैसी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इस मैटर में बीच में पड़ेगी, तो जादौन ग्रुप ज्यादा देर तक ठीक नहीं रह पाएगा। कृतिका शांति से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और पूरी तरह से शांत होकर तेज नजरों से अबीर को घूर कर देखते हुए बोली, तुम तो सिर्फ जेल के एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो? अबीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो तुम्हारे भाई ने रोते हुए हाथ जोड़कर पैर पड़कर मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था, वरना मुझे भी जन सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही कृतिका ने अपनी आईब्रो को थोड़ा ऊपर उठाया और घूरते हुए अबीर को देखा। भले ही वो नारायण से नफरत करती थी, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि नारायण एक बहुत ही ज्यादा घमंडी आदमी था। अगर कोई आदमी नारायण को उसके सामने बैठकर उसके पैर पड़ने और रोते हुए मदद की भीख मांगने पर मजबूर कर सकता था, तो इसका मतलब वो इतना सीधा आदमी तो नहीं था। अबीर ने कृतिका के बोलने का इंतजार नहीं किया और सीधे उससे कहा, सबसे पहले तो मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत है। कोई भी पोस्ट चलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नीची नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि मैं तुम्हारे कंपनी के रिसोर्सेज पर कोई बात नहीं करूंगा और ना ही टाइम पर काम के लिए तुम्हारे कंपनी में आऊंगा। मैं सिर्फ उस वक्त तुम्हारी मदद के लिए खड़ा होऊंगा जब तुम बहुत ज्यादा मुसीबत में होगी। और लास्ट बात मैं बता दूं कि जिंदगी नफरत करने के लिए उतनी छोटी नहीं होती। कृतिका ने अबीर को घूरते हुए देखा और ताना मारते हुए कहा, तुम प्यार और नफरत के बारे में जानते ही क्या हो? छोड़ो, तुमसे इन सब बातों के बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। इतना बोलने के बाद कृतिका ने एक डॉक्यूमेंट निकाला और साइन करने के बाद सीधे अबीर के सामने फेंक दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सिक्योरिटी डिप्टी चीफ, तुम अपना नाम और फोन नंबर मेरी सेक्रेटरी के पास छोड़कर जा सकते हो। अबीर ने जब इस औरत के इतने घमंडी और एटीट्यूड वाले रवैये को देखा, तो उसका मन किया कि अभी के अभी इसकी गर्दन पकड़कर इसके चेहरे को टेबल पर दबा दे और अच्छी तरह से रगड़ दे। अबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, इसकी तो। लेकिन फिर अबीर ने अपने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट को देखा तो उसकी आईब्रो थोड़ी सिकुड़ गई। इस वक्त कृतिका ने ताना मारते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने नाम की तरह नहीं रहोगे और एक काम के आदमी साबित होंगे। अबीर ने कृतिका के ताने पर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ उस अपॉइंटमेंट लेटर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं हर एक चीज जानना चाहता हूँ कि लॉरेंस ग्रुप तुम्हें किस तरह से परेशान कर रहा है और ये समझने के लिए मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि तुम्हारा ग्रुप किस तरह से काम करता है। ये सुनते ही कृतिका ने गहरी सांस ली और लापरवाही से कहा, इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा शांत रहो। जब तक तुम ऑफिशियली जॉब पर नहीं आ जाते तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। उसी वक्त पुलिस वहां आ गई और विनय को उठाकर ले जाने लगी। ये वही विनय था जिसने अभी अभी कृतिका को जान से मारने के लिए बम से उड़ाने की धमकी दी थी और वो एक ही पल में जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। जादौन ग्रुप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था और अब जब इतनी बड़ी दुर्घटना उनकी कंपनी में हुई थी, तो सिर्फ कृतिका ही इसे समझा सकती थी और उसे ये सब बताने के लिए पुलिस के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस खुद ही उसका बयान लेने यहाँ आई थी। पुलिस ने जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में कृतिका, अबीर और कृतिका की सेक्रेटरी से सारी डिटेल्स और उनके बयान ले लिए। ये सारी चीजें इस केस की आगे की कार्रवाई के लिए जरूरी थी। पुलिस ने जरूरत पड़ने पर कृतिका, उसकी सेक्रेटरी और अबीर को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा और कुछ जरूर बड़ी ही हिदायतें देकर वहां से निकल गए। पुलिस के वहां से जाने के बाद कृतिका अपने काम में लग गई और अबीर भी बाहर आ गया। कृतिका की सेक्रेटरी ने अबीर को उसके ज्वाइनिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और उन्हें अच्छे से संभालने के लिए कहा। अबीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ स्टील का सिक्का फेंक दिया और फिर मुड़कर चला गया। जब अबीर जा रहा था तो कृतिका ने पीछे से आवाज लगाकर उसे रोकते हुए कहा, वेट। अबीर ने बहुत ही आराम से अपना सर घुमाया और कहा, कृतिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, वो कब तक जिंदा रहने वाला है? अबीर ने भी ज्यादा बातें नहीं की और कुछ ही शब्दों में कहा, एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। इतना कहकर वो सीधे कृतिका के केबिन से निकल गया। सभी के केबिन से जाने के बाद कृतिका खड़ी हुई और अपनी बुक सेल्फ के पास जाकर खड़ी हो गई।
उसने अलमारी की बुक्स के अंदर छुपाकर रखा हुआ एक फोटो फ्रेम निकला। फोटो फ्रेम में एक फैमिली फोटो थी। उस फोटो को देखते ही कृतिका ने अपने होठों को सिकोड़कर अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और धीमी आवाज में कहा, तो अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं तुमसे नफरत करूं या फिर। इससे आगे कृतिका ने कुछ नहीं कहा। उसकी मुट्ठी इतनी तेज बंद थी कि उसकी उंगलियां तक नीली पड़ने लगी थी। कृतिका के केबिन से बाहर आकर अबीर कृतिका की सेक्रेटरी के पास गया और अपॉइंटमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा। जल्दी ही कृतिका की सेक्रेटरी ने अबीर की अपॉइंटमेंट की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और उसे एक ऑफिस आईडी दे दिया। आईडी लेकर अबीर तुरंत ही जादौन ग्रुप से बाहर निकल गया। अब उसे एक और काम करना था और वो था सोशल अथॉरिटीज बैंक के पास से कुलश्रेष्ठ ग्रुप का लोन सैंक्शन करवाना। क्योंकि सोशल अथॉरिटीज बैंक कुलश्रेष्ठ ग्रुप को लोन देने से इनकार कर चुका था। जैसे ही अबीर जादौन ग्रुप से निकलकर बाहर आया, उसी वक्त एक भिखारी की तरह दिखने वाले आदमी ने अबीर को बहुत ही गौर से देखा। उस आदमी ने अपने कान में छुपाकर लगाए हुए ब्लूटूथ डिवाइस पर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, सर। वो अभी अभी जादौन ग्रुप से बाहर निकला है। सामने से एक भारी भरकम सी आवाज आई, और कौन है उसके साथ? भिखारी ने चारों तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, सर अभी तो अकेला ही है। आगे के लिए क्या ऑर्डर है सर? तभी सामने से एक्साइटमेंट भरी आवाज आई, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है। अभी के अभी उठा लो उसे। सर नाम के इस आदमी के ऑर्डर सुनकर भिखारी के चेहरे की हवाएं उठती दिखाई दी। उसने हकलाते हुए कहा, सर, ये आप क्या कह रहे हैं? पुलिस अभी अभी यहाँ आई थी। सुनने में आया था कि इस अबीर ने अंदर एक आदमी को एक हाथ में बेहोश कर दिया और उस कृतिका जादौन जैसी औरत से अपना अपॉइंटमेंट लेटर साइन करवा लिया। हम उसे कैसे उठा सकते हैं? जो वो दिखता है वो है नहीं, या तो उसके बहुत ऊपर के कनेक्शन है, या फिर ये वो है जो कोई समझ नहीं सकता। सर की धमकी भरी आवाज आई, तुम्हें उसकी जान की चिंता होनी चाहिए या अपनी? कौन थे ये लोग? ये सर अबीर को उठाने की क्यों बोल रहा था? इन लोगों का अबीर को मिलने वाले मैसेजेस से कोई लिंक तो नहीं था। अबीर सोशल अथॉरिटीज बैंक से कुलश्रेष्ठ ग्रुप का लोन कैसे सैंक्शन करवाएगा? CH-28 अनरीजनेबल डिमांड्स। सर की धमकी भरी आवाज आई, तुम्हें उसकी जान की चिंता होनी चाहिए या अपनी? सर की धमकी के बाद भी उस भिखारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अबीर पर हाथ डाले। उसने एक नजर अबीर की तरफ बहुत ही ध्यान से देखा। एक लगभग 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी, जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक डेनिम पेंट पहनी हुई थी। पैरों में बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज और उसी के मैचिंग क्रोकोडाइल लेदर की वॉच। और सबसे इंपॉर्टेंट तो अबीर की आंखें थी, जो ऐसी दिख रही थी जैसे कि कोई शेर शिकार के लिए निकला हो। ये सब देखकर ही उस भिखारी की हालत पलटी हो गई थी। उसने इधर उधर देखा, तभी सामने से सर की धमकाने वाली आवाज आई, मतलब कि तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है? ये सुनते ही उस भिखारी ने डरते डरते कहा, सर वो अबीर को पुलिस अपने साथ ले गई। उद्धरण चिन्ह। सामने से सर की चीखने की आवाज सुनाई दी, क्या? लेकिन क्यों? दरअसल वो भिखारी अपने सर के ऑर्डर से बहुत डर गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अबीर को किडनैप करने की भी सोचे। अबीर जैसे शिकारी शेर को पकड़ना उसके बस की बात नहीं थी, पर वो अपने सर को इनकार भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ये झूठ बोल दिया। सर ने एक गहरी आह भरी और कहा, ठीक है, तुम्हारी नजरें उस पर बनाए रखो और अगले मौके का इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही भिखारी ने राहत की सांस ली और अबीर की तरफ एक नजर देखा। उसी वक्त अबीर ने शानदार अंदाज में अपनी 2 अंगुलियों से बंदूक बनाई और उससे भिखारी की तरफ गोली चला दी। उसके बाद उसने अपनी अंगुलियों पर फूंक मारी और भिखारी की तरफ देखकर आंख मार दी। भिखारी तो ये देखकर डर की वजह से बेहोश होने होते बचा। जादौन ग्रुप मुंबई का एक बहुत ही फेमस बिजनेस था, जिसकी टोटल नेट वर्थ 10 बिलियन से भी ज्यादा की थी। बात सिर्फ इतनी थी कि इस साल उसे कोई इंटरनल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और हिमेश ग्रुप ने उसे टारगेट बना लिया। अमीर और शक्तिशाली हिमेश ग्रुप के एक यंग एग्जीक्यूटिव अरविंद ने कृतिका को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से अप्रोच करने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह की स्ट्रांग कैरेक्टर वाली लड़की कृतिका थी, उसके लिए अरविंद के इस तरह के प्रपोजल को मानना बहुत ही इम्पॉसिबल बात थी। इसी की वजह से कृतिका ने उनके एक बिजनेस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हिमेश ग्रुप को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। अरविंद को भी इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और उसने तुरंत ही गुस्से में कृतिका को टारगेट करना शुरू कर दिया था। उसी की वजह से जादौन ग्रुप को हर जगह से मुसीबत उठानी पड़ रही थी। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे बड़े बिजनेस सर्कल के लोगों की नजर भी जादौन ग्रुप पर आ गई थी और वो सभी भूखे भेड़िए की तरह जादौन ग्रुप के पीछे पड़ गए थे। अबीर अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए जादौन ग्रुप की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानने के लिए तैयारी कर चुका था। इस सब के बारे में पता लगाने से पहले अबीर के पास सबसे इंपॉर्टेंट काम इस वक्त सोशल अथॉरिटीज बैंक का हेड ऑफिस था। जब उसे पता चला कि कुलश्रेष्ठ ग्रुप के लोन का इंचार्ज एक संजय झा नाम का मैनेजर था, तो अबीर सीधे उसके पास सोशल अथॉरिटीज बैंक पहुंच गया। उस वक्त मैनेजर के केबिन में ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहने एक आदमी खड़ा था। उसने जैसे ही अबीर को अंदर आते हुए देखा, उसने अबीर से सवाल किया, आपको किससे मिलना है? अबीर ने शांति से कहा, मैं मैनेजर मिस्टर संजय झा से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी शायद संजय झा का असिस्टेंट था, या फिर शायद कुछ और, इसीलिए उसने अबीर को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और पूछा, क्या काम है तुम्हें उनसे? अबीर ने बहुत ही शांति से कहा, मैं उनसे कुलश्रेष्ठ फैमिली के लोन के बारे में बात करने आया हूँ।
जैसे ही उस असिस्टेंट ने अबीर की बात सुनी, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने नीचे झुककर एक ड्रॉअर खोलकर उसमें से एक ब्लैक प्लास्टिक का बैग निकाला और उसे सीधे अबीर के सामने फेंक दिया। एक पल के लिए अबीर ने उस असिस्टेंट को हैरानी से देखा और फिर फेंके हुई प्लास्टिक की बैग की तरफ देखा। अबीर ने वो बैग उठाकर उसे खोला तो उसके अंदर एक ब्लू एंड व्हाइट बहुत ही रिवीलिंग नाइट गाउन रखा हुआ था। उसे देखते ही अबीर ने अपनी आईब्रो सिकोड़कर उस लड़के की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उससे क्या करवाना चाहते थे। इस वक्त असिस्टेंट ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इसे ले लो और कशिश से कहना कि वो इसे पहनकर हमारे मैनेजर झा से आकर बात करे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अबीर के चेहरे पर एक तिरछी मां छोटे उस कान आ गई। उसने उस प्लास्टिक बैग की तरफ देखा। अबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी और कशिश की अभी अभी शादी हुई है, लेकिन मैंने भी अभी तक उसको इस तरह के कपड़े पहने हुए नहीं देखा है और ये संजय झा नाम का आदमी, ये क्या कर रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये किस तरह का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है? उसी वक्त असिस्टेंट ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अबीर को देखा और कहा, मैनेजर सर से मिलने की यही एक शर्त है। अगर आप लोग इस शर्त को पूरा नहीं कर सकते तो हमें परेशान करने के लिए यहाँ मत आना। हमारे पास पहले ही बहुत काम है। अगर कशिश इसे पहनकर यहाँ आने के लिए तैयार है तो मैनेजर सर उससे बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर के असिस्टेंट की बात सुनकर लग रहा था कि वो अबीर को यहाँ से जल्द भागना चाहता था। उसी वक्त अबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक बहुत ही सीरियस मुस्कान के साथ असिस्टेंट की आंखों में घूरते हुए कहा, अच्छा होगा कि तुम उसे अभी के अभी यहाँ बुला लो। ये सुनने के बाद असिस्टेंट के चेहरे पर अपमान भरे एक्सप्रेशन दिखाई दिए और उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम हो कौन जो तुम ये कह रहे हो कि मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं? तुम्हें पता भी है कि हमारे मैनेजर झा सर कितने ज्यादा बिजी रहते हैं। उन्हें रोज ही लाखों के बिजनेस को संभालना होता है। अगर कुलश्रेष्ठ ग्रुप अपना लोन पास करवाना चाहता है तो उन्हें मैनेजर सर की बात माननी ही होगी। तुम कशिश को जाकर बोल देना कि वो ये कपड़े पहन कर आए और मैनेजर सर से बात कर ले। नहीं तो उनसे बात करने का कोई और तरीका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि उस असिस्टेंट की बात पूरी हो पाती, अबीर आगे बढ़ा और उसने उस असिस्टेंट को पकड़ लिया और उसका सर टेबल पर जोर से पटक दिया। बैंग बैंग बैंग। सर टेबल पर पटकने की एक बहुत ही सुरीली सी आवाज सुनाई दी। अबीर को ये आवाज बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उसने असिस्टेंट का सर फिर से इसी सीक्वेंस में दबा दिया और अपनी आंखें बंद करके उस म्यूजिक का मजा लेने लगा, जिससे आवाज कुछ और बार सुनाई दी। असिस्टेंट का पूरा चेहरा खून से भीग गया था। उसकी नाक टूट चुकी थी और वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन फिर भी वो अबीर को धमकी देना नहीं भूला। असिस्टेंट जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सोशल अथॉरिटीज बैंक के अंदर आकर तुमने बैंक के स्टाफ के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत की है? मैं मैनेजर झा का असिस्टेंट हूँ, अब तो तुम गए ही समझो। अबीर ने इत्मीनान से उस असिस्टेंट का सर और भी तेज टेबल पर दबा दिया और फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अब जल्द से जल्द तुम्हारे उस मैनेजर को बोलो कि वो यहाँ आए। मैं तुम्हें 3 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। अगर 3 मिनट में वो यहाँ नहीं आया तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूंगा कि ये म्यूजिक मुझे बहुत पसंद आया है। उद्धरण चिन्ह। उस असिस्टेंट ने अपनी आंखें घुमाकर देखा तो अबीर की आंखों में एक शैतानी चमक दिखाई दे रही थी। उस चमक को देखकर वो असिस्टेंट बुरी तरह से कांप उठा। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और संजय झा का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही उसकी आवाज आई, संजय ने नाराजगी से पूछा, ये तुम कर क्या रहे हो और इस वक्त तुम मुझे ऐसे कॉल क्यों कर रहे हो? असिस्टेंट ने कांपते हुए कहा, मैनेजर सर, कुलश्रेष्ठ ग्रुप के लोग यहाँ आए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही संजय झा की नाराजगी तुरंत ही गायब हो गई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, तो क्या मिस कशिश वो ड्रेस पहनने और मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है? असिस्टेंट ने तेज आवाज में कहा, नहीं नहीं सर, बल्कि यहाँ तो एक आदमी आया है और वो मुझे पीट रहा है। उसने ये कहा है कि अगर आप 3 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आए तो वो मेरी जान ले लेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? वो मुझे तुम्हारे वाले केबिन में बुला रहा है। मैं अभी आ रहा हूँ। उसे बोलो कि मेरा इंतजार करे। मैं बस अभी आया। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही असिस्टेंट ने अपने मैनेजर की बात सुनी, उसका रवैया फिर से बहुत ज्यादा घमंडी हो गया। उसने दोबारा से अबीर को धमकी देते हुए कहा, अब मैनेजर सर यहीं आ रहे हैं। तुम बस अपनी जान की सलामती की दुआ मांगो। मैनेजर सर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए असिस्टेंट अबीर की तरफ भयंकर नजरों से देख रहा था। अबीर को देखकर उसने कहा, अभी भी वक्त है। तुम अभी के अभी घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं मैनेजर सर से कहकर तुम्हारी वो हालत करवाऊंगा कि। इससे पहले कि उस आदमी की बात पूरी हो पाती, अबीर ने उसके घुटने पर लात मार दी और एक धमाके के साथ वो असिस्टेंट जमीन पर जाकर गिरा। केबिन के अंदर होने वाली इस हरकत ने सोशल अथॉरिटीज बैंक के सारे एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया था। वो लोग अच्छे से देख पा रहे थे कि केबिन के अंदर क्या हो रहा था, लेकिन कोई भी वहां जाकर असिस्टेंट की मदद करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। वो बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मैनेजर झा के साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत की है। मुझे तो ये सोचकर अफसोस हो रहा है कि बेचारे के जीने के दिन पूरे हो गए। उद्धरण चिन्ह। एक और आदमी ने कहा, सभी को ही पता है कि मैनेजर झा जगजीत सर के बहुत ही खास और वफादार आदमी है।
इसने संजय सर के केबिन में घुसकर उनके ही असिस्टेंट के साथ मारपीट करने की हिम्मत की है। मुझे तो लग रहा है कि ये आदमी सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। एक और आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि ये कुलश्रेष्ठ ग्रुप से है। मुझे नहीं लगता कि कुलश्रेष्ठ ग्रुप इस लायक है कि ये सब कर सके, तो वो जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके ऊपर तो पहले ही हमारे बैंक का 100 मिलियन का लोन बाकी है। ये भी भूल गया कि अगर संजय सर ने इसकी रस्सी कस दी तो पूरा कुलश्रेष्ठ ग्रुप मिनटों में दिवालिया हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद सभी लोग इस सीन को देखकर अपने आप को बातें करने से रोक नहीं पा रहे थे। संजय झा के असिस्टेंट को अबीर ने घुटनों के बल बिठा रखा था। उसके असिस्टेंट ने देखा कि सभी लोगों की नजर उसी के ऊपर टिकी हुई थी, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही डरावने हो गए। लेकिन जब उसने बाहर खड़े लोगों की बात सुनी तो उसका रहा सहा कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। वो बहुत ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। असिस्टेंट ने फिर से अबीर को धमकाते हुए कहा, अच्छा होगा कि अब तुम इस बारे में सोचो कि मैनेजर सर को कैसे समझाओगे। वो अभी यहाँ आते ही होंगे। अगर एक बार वो यहाँ आ गए तो तुम अपनी जान की सलामती मांगना, क्योंकि मैनेजर सर अब पूरे कुलश्रेष्ठ ग्रुप को रोड पर ले आएंगे। तुम बस इंतजार करो और देखो। अबीर ने उस असिस्टेंट की बात पर ध्यान नहीं दिया और एक उंगली से अपना कान खुजाते हुए लापरवाही से बोला, ये फालतू की आवाजें मेरे कान को बहुत तकलीफ पहुंचाती हैं। मन तो कर रहा है कि सारी आवाजों को कान तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दूं। लेकिन छोड़ो। इतना कहते हुए अबीर ने टेबल पर रखा हुआ सिगरेट का पैकेट उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपनी उंगलियों में घुमाते हुए खेलने लगा। तभी बाहर से एक शोर सुनाई दिया और फिर एक आदमी की आवाज सुनाई दी, संजय सर आप आ गए। एक और आदमी ने कहा, सर, एक आदमी है जो आपके केबिन में जबरदस्ती घुसकर हंगामा कर रहा है। उसने तो आप ही के ऑफिस में आपकी असिस्टेंट की पिटाई भी कर दी है। उद्धरण चिन्ह। एक और आदमी ने कहा, संजय सर आप खुद ऐसे आदमी से उलझने के लिए क्यों जा रहे हो। आप तो बस मुझे एक बार ऑर्डर दे दीजिए, मैं उसे बता दूंगा कि इस तरह से हमारे बैंक में घुसकर हमारे एम्प्लॉय के साथ मार पिटाई करने का अंजाम क्या होता है। ये सब क्या हो रहा था। ये संजय झा कौन था और ये कशिश से ऐसी अजीब डिमांड क्यों कर रहा था। अब अबीर क्या करेगा। क्या बात बिगड़ जाएगी। क्या कुलश्रेष्ठ ग्रुप का लोन सैंक्शन हो जाएगा। CH-29 धमकी। संजय झा अभी अभी इस तरफ आया था और उसे देखते ही सोशल अथॉरिटीज बैंक के बहुत सारे लोगों ने उसे चारों तरफ से घेरकर चापलूसी करना शुरू कर दिया था। इस वक्त संजय झा को देखकर साफ कहा जा सकता था कि इस पूरी बैंक के अंदर संजय की कितनी खास वैल्यू थी। संजय झा ने एक काला सूट और टाई पहनी हुई थी और वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी लग रहा था। वो सीधे से साधे हुए कदमों से चलते हुए अपने केबिन में आ गया। जब असिस्टेंट ने संजय को अपने सामने आते हुए देखा तो उसे राहत मिली। उसने खड़े होने की हिम्मत की। इस वक्त खड़े होते हुए असिस्टेंट ने अपने दांत पीसते हुए अबीर से कहा, तुम्हें लड़ाई का बहुत शौक है ना। अब मैनेजर सर यहाँ आ गए हैं। अगर अब भी तुम में हिम्मत है तो उनके सामने मुझे मारने की कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह। अबीर जो अपने एक हाथ से सिगरेट से खेल रहा था और दूसरे हाथ से उसने फिर से असिस्टेंट का सर पकड़ा और उसे टेबल पर दे मारा। ये शोर मचाने वाला लड़का एक ही पल में बेहोश हो गया। अबीर को ऐसा लगा कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया साफ सुथरी और शांत हो गई थी। दरवाजे के बाहर से जो फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी वो एकदम से शांत हो गई थी। संजय झा जो अभी अभी वहां आया था उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखने लगा। अबीर ने भी संजय झा की उतनी परवाह नहीं की। संजय झा ने अबीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तो तुम हो वो लड़के जिसने मेरे असिस्टेंट की ये हालत कर दी है। मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। अबीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के संजय की तरफ देखते हुए कहा, हिम्मत तो अभी तुमने देखी ही कहाँ है। कुछ वक्त रुक जाओ, पता चल जाएगा हिम्मत किसे कहते हैं और डर किस चिड़िया का नाम है। उद्धरण चिन्ह। अबीर की बात सुनते ही संजय का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। वो पहले से वहां खड़ा था लेकिन अबीर ने फिर भी उसके असिस्टेंट को एक तरफ धक्का दे दिया। ये देखकर संजय का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने तीखी आवाज में अबीर को डांटते हुए कहा, अच्छा यही होगा कि तुम मुझे एक ऐसा लॉजिक दे दो जिससे मैं तुम्हारी इस बात को जस्टिफाई कर पाऊं। नहीं तो ये समझ लो कि कुलश्रेष्ठ ग्रुप तो आज दिवालिया हो ही गया। उद्धरण चिन्ह। अबीर ने उसकी बात का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को वापस से टेबल पर फेंक दिया और सीधे जाकर मैनेजर की कुर्सी पर बैठ गया। अबीर के इस बेपरवाह रवैये को देखते ही संजय की आंखों में गुस्से की आग चमक उठी। थोड़ी देर के लिए अबीर ने संजय की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम खुद ये ड्रेस पहनो और बैंक की बिल्डिंग के चारों तरफ 3 चक्कर लगाकर आओ और कुलश्रेष्ठ ग्रुप का लोन अभी के अभी सैंक्शन कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं यही समझूंगा कि तुमने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं था और ना ही मैंने कुछ सुना था। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही संजय ने अबीर की बात सुनी वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हाँ हाँ हाँ। बाहर खड़े सारे एम्प्लॉइज भी जोर जोर से हंसने लगे और एक आदमी ने कहा, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है क्या। मुझे लगता है कि इसे पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। मैनेजर सर मिस्टर जगजीत के बहुत ही विश्वास पात्र आदमी है। ये बैंक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है और उनके अंडर कई बड़े क्लाइंट्स हैं। केवल कुछ 100 मिलियन की संपत्ति वाला कुलश्रेष्ठ ग्रुप मैनेजर सर के सामने खड़े होने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। तभी बैंक स्टाफ के एक और आदमी ने कहा, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि कुलश्रेष्ठ ग्रुप पर हमारी सोशल अथॉरिटीज बैंक का 100 मिलियन लोन ड्यू है।
अगर मैनेजर सर ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कुलश्रेष्ठ ग्रुप को कोई भी नहीं बचा पाएगा। उद्धरण चिन्ह। एक और आदमी ने कहा, मुझे पता नहीं है कि ये आदमी कौन है, लेकिन लग रहा है कि कोई सरफिरा है। साथ ही कुलश्रेष्ठ ग्रुप के लोगों का दिमाग भी खराब हो गया है। उन्होंने ऐसे आदमी को यहाँ मैनेजर सर से बात करने के लिए भेजा भी कैसे? ऐसे बेवकूफ आदमी को भेजकर वो अपना लोन सैंक्शन करवाना चाहते हैं या फिर खुद को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। सोशल अथॉरिटीज बैंक के सारे एम्प्लॉइज जो इस केबिन के बाहर खड़े थे और केबिन में होने वाली सारी हरकतों पर नजर रखे हुए थे, वो सब हैरानी से बातें बना रहे थे। इन सभी की बातों की आवाज केबिन के अंदर भी सुनाई दे रही थी। ये आवाज सुनते ही संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं ना कर दूं तो क्या होगा? अबीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन से अपने कंधे उचका दिए और कहा, तो फिर मुझे तुम्हारे बॉस जगजीत से ये सारा मामला हैंडल करने के लिए बोलना पड़ेगा, और फिर जब वो यहाँ आएंगे तो तुम्हारी जॉब तो गई ही समझो। उद्धरण चिन्ह। अबीर की ये बात जिसने भी सुनी थी, वो सभी बुरी तरह से हैरान रह गए थे। एक आदमी की केबिन से बाहर से आवाज आई, इस आदमी ने अभी अभी ये कहा है कि ये जगजीत सर को इस मैटर को संभालने के लिए बुलाएगा। ये सच बोल रहा है क्या? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? एक और आदमी ने अबीर का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे नहीं यार, ये बस बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। इसे देखकर लगता है कि बिग बॉस इसे जानते होंगे, बस ये मजाक बहुत अच्छे कर लेता है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक और आदमी ने कहा, अगर ये बिग बॉस को अच्छे से जानता है तो मैं भी बिल गेट्स को अच्छे से जानता हूँ। वो जब भी मुंबई आता है तो मेरे ही घर पर रुकता है। उद्धरण चिन्ह। एक और आदमी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, भले ही ये जगजीत सर को जानता हो लेकिन वो कभी भी इसकी बात नहीं सुनेंगे। संजय सर उनके बहुत ज्यादा वफादार हैं तो वो संजय सर के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी पहले वाला आदमी बोला, लेकिन पहले पता तो चले कि वो बिग बॉस को जानता भी है या नहीं। ये सारी बातें सुनकर संजय ने अबीर की तरफ हल्के से हंसते हुए देखा और धीमी आवाज में कहा, ठीक है तो तुम मिस्टर जगजीत को कॉल करके बता दो और उनसे ही कहो कि वो यहाँ आकर ये सारा मैटर संभाल ले। उद्धरण चिन्ह। अबीर ने इत्मीनान और शांति से संजय की तरफ देखा और कहा, ठीक है, पर फिर बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन संजय ने अबीर की बात को सीरियसली नहीं लिया और उसे सुनाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम जगजीत सर को यहाँ बुला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम उनको यहाँ नहीं बुला पाए तो फ्यूचर में मेरे सामने इस तरह से खड़े होने की या नजर उठाकर भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत मत करना, नहीं तो इस सब की कीमत तुम्हें क्या चुकानी होगी वो तुम भी नहीं जानते। इस वक्त संजय की आंखों में एक भयंकर चमक नजर आई। उसने अपने हाथ के इशारे से दरवाजे पर खड़े हुए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्डों को अपनी तरफ बुला लिया। अबीर ने लापरवाही से अपनी जेब से अपना फोन निकाला और मेयर विराज का नंबर डायल कर दिया। फोन उठाते ही विराज ने कहा, गुरुदेव, आखिरकार आपने मुझे फोन किया तो सही, क्या आप मेरी बेटी को देखने के लिए आने वाले हैं? ये सब बोलते हुए मेयर विराज अबीर के लिए बहुत ही ज्यादा विनम्र थे और वो अबीर की बहुत इज्जत भी कर रहे थे। इस वक्त अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विराज, मैं इस वक्त सोशल अथॉरिटीज बैंक की मरीन लाइन वाली ब्रांच में हूँ। क्या आप मुझे सोशल अथॉरिटीज बैंक के मिस्टर जगजीत का फोन नंबर दे सकते हैं? मुझे उन्हें यहाँ बुलाना है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही विराज ने ये बात सुनी तो उसे इस बात का बुरा नहीं लगा कि अबीर ने उसका काम तो नहीं किया, बल्कि खुद हेल्प लेने के लिए उसे कॉल किया था। इस वक्त विराज को अबीर पर बिल्कुल भी नाराजगी नहीं हुई। इसके बजाय वो अबीर के स्वभाव को 2 बार मिलने पर ही समझ गया था। अबीर एक ऐसा स्पेशलिस्ट था जो किसी को भी किसी भी काम के लिए मजबूर कर सकता था और जब वो खुद किसी से कुछ करने के लिए कहता तो सामने वाला अपने आप को बस खुशकिस्मत समझ सकता था। एक और भी कारण था कि मेयर विराज अबीर को किसी काम के लिए इनकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अबीर ने उसकी एक बार जान बचाई थी। उसी एहसान की वजह से अगर अबीर उसे 100 बार भी मदद मांगता तो भी विराज अबीर को इनकार नहीं कर सकता था। विराज ने 1 मिनट के लिए कॉल को होल्ड पर रखा और फिर 1 मिनट बाद ही उसने दोबारा से अबीर का कॉल आंसर किया और कहा, हेलो अबीर, मैंने जगजीत से कॉल पर बात की है और उनसे बोल दिया है कि वो मरीन लाइन वाली ब्रांच पर पहुंच जाए। उद्धरण चिन्ह। अबीर ने इत्मीनान से हाँ में अपना सर हिला दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जब आसपास खड़े लोगों ने अबीर की आवाज सुनी जो मेयर विराज को उसका नाम लेकर बुला रहा था, ये देखते ही सोशल अथॉरिटीज बैंक का सारा स्टाफ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इस आदमी की हरकत को तो देखो, ये हमारे बिग बॉस को जानता भी नहीं है और न ही इसके पास बिग बॉस का नंबर है, फिर भी ये अपने आप को इतना घमंडी कैसे दिखा सकता है? एक और आदमी ने कहा, ये सच में बहुत मजाकिया बात है, लेकिन ये ऐसा कुछ करने की सोच भी कैसे सकता है? इस वक्त एक आवाज आई, इसने हमारे बिग बॉस को कॉल करने के लिए मेयर सर का सहारा लिया है। मुझे तो लगता है कि ये गुंडागर्दी करने पर भी ऐसे ही किसी पॉलिटिशियन का नाम ले लेता होगा, यहाँ तक कि बिग बॉस भी इसे नहीं जानते होंगे। लेकिन न मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेयर मिस्टर विराज इसे कैसे जानते हैं। एक और आदमी ने कहा, हे, मैंने भी तो कहा था कि मैं बिल गेट्स को जानता हूँ, तो क्या बोलते हो? क्या तुम मेरी बात मान लोगे? इस वक्त संजय झा ने देखा कि अबीर ने उसके बॉस जगजीत को कॉल ना करके मुंबई के मेयर विराज को कॉल किया था, तो सभी के चेहरे पर अविश्वास दिखाई दिया था। तभी एक आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या पागल हो गया है क्या? इसकी बेवकूफियों की तो सीमा ही नजर नहीं आ रही।
उद्धरण चिन्ह। संजय झा जो अब तक जाकर सोफे पर बैठ गया था, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी जेब से एक महंगी सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर अपने मुंह में डाल दी। क्रैक। इससे पहले कि संजय खुद अपनी सिगरेट जलाता, एक एम्प्लॉय बहुत ही तेज चलता हुआ आगे आया और उसने अपने लाइटर से संजय की सिगरेट जला दी। संजय झा सिगरेट की लाइटर की आग को अपने हाथ से भी नहीं छू पाया था, ये काम भी वही एम्प्लॉय कर रहा था। संजय ने लापरवाही से अपने पैरों को उठाकर एक के ऊपर एक रख दिया और एक गहरी सांस ली। इस वक्त वो जैसा दिख रहा था और उसका रवैया जैसा था, वैसा रवैया कोई साधारण आम आदमी नहीं रख सकता था। सिगरेट का एक कश लेकर संजय ने अबीर से कहा, ए लड़के, अब तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बचने का मौका नहीं दिया। चाहे अब तुम कुछ भी कर लो, कोई भी नाटक कर लो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने अभी अभी मिस्टर जगजीत को यहाँ बुलाने का जो नाटक किया है, वो नाटक भी मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रोक पाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, वो शायद तुम सोच भी नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद संजय ने एक और सिगरेट का कश लिया और लापरवाही से अबीर की तरफ देखते हुए कहा, और अगर तुम मुझे रोक नहीं सकते तो मुझसे माफी मांग लो, क्योंकि आज रात तुम्हारा कुलश्रेष्ठ ग्रुप तो दिवालिया हो ही जाएगा, और अब इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कशिश ये ड्रेस पहनकर मेरे सामने आएगी या नहीं। तुमने यहाँ आकर मेरे एम्प्लॉइज को पीटने की हिम्मत की है, तो इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर यही इसी केबिन से तुम्हें रेंग कर जाने पर मजबूर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। संजय की बात सुनते ही आसपास मौजूद सारे एम्प्लॉय गहरी सांस लेने लगे थे। उन्होंने संजय की बहुत चापलूसी करना शुरू कर दिया। एक आदमी ने कहा, मैनेजर सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस लड़के को एक फोन कॉल करने तक का मौका नहीं देता। इसने इतना सब कुछ कर दिया है तो भी आप उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो बहुत हैरानी की बात है। आप सच में हमारे मैनेजर बनने लायक है। उद्धरण चिन्ह। अबीर ने एक गहरी सांस लेकर लापरवाही से कहा, सही कहा तुम लोगों ने। तुम जैसे लोगों के लिए तो इसके जैसा कैरेक्टरलेस और ठरकी मैनेजर ही परफेक्ट है, पर अफसोस कि ये ज्यादा देर तक तुम्हारा मैनेजर रह नहीं पाएगा। इसकी तो उल्टी गिनती भी खत्म होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ये अबीर क्या कह रहा है? अबीर ने ये क्यों कहा कि मैनेजर की उल्टी गिनती शुरू ही समझो? कहीं वो संजय झा की तरफ कोई सख्त कदम तो नहीं उठाने जा रहा था? CH30 जगजीत इन बैंक। अबीर की बात सुनकर वहां मौजूद एक एम्प्लॉय को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने भड़कते हुए कहा, सर, बस आप मुझे ऑर्डर कीजिए, मैं अभी के अभी इसे सबक सिखाकर आता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये सबके सामने आपके बारे में उल्टा सीधा बोले? संजय ने एक नजर अबीर की तरफ डाली और फिर अपने एम्प्लॉय से कहा, तुम टेंशन मत लो, इसे मैं देख लूंगा। एक आदमी ने कहा, सर, अगर मेरे पास आपकी जितनी सहनशीलता होती तो आपकी जितनी छोड़ो सर, आपका 10वां हिस्सा भी मेरे पास होता तो अब तक मैं प्रमोट होकर टीम लीडर बन गया होता। उद्धरण चिन्ह। एक और आदमी ने कहा, मैनेजर सर, आप सच में इस लायक हैं कि आप मैनेजर सर कहलाए। आप सच में मेरे आइडियल हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं भी एक दिन आपके जैसा बड़ा आदमी बन सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त सोशल अथॉरिटीज बैंक के लगभग सारे एम्प्लॉय संजय झा की चापलूसी कर रहे थे। उन सभी की चापलूसी की वजह से संजय की मुस्कान और भी गहरी और भी चमकदार हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली। अबीर मुस्कुराते हुए उन सभी की बकवास सुन रहा था और अपने फोन में गेम खेल रहा था। साथ ही वो जगजीत के आने का भी इंतजार कर रहा था। संजय ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और सीधे खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे 10 मिनट हो गए। इतना कहते हुए संजय ने सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर आने का इशारा कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स अपने हाथ में डंडे लिए हुए अंदर आ गए और वो डंडे अपनी हथेली पर मारते हुए घूरकर अबीर की तरफ देखने लगे। इस मार की वजह से जो आवाजें आ रही थी, उस आवाज के साथ संजय ने अबीर की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, अब तुम शांति से अपने हाथों ऊपर कर लोगे तो ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, या फिर तुम चाहते हो कि मैं इन्हें ऑर्डर दूं और ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती करें? इस वक्त एक एम्प्लॉय ने सख्त आवाज में कहा, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसे मौका क्यों दे रहे हैं? हमें तो ऐसे लोगों को तुरंत ही सबक सिखा देना चाहिए, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि ये ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। अगर आज हमने इसे ठीक से सबक नहीं सिखाया तो कल को कोई भी हमारे बैंक में उठकर आ जाएगा और इसी की तरह हरकतें करेगा। उद्धरण चिन्ह। तभी एक और आदमी ने कहा, जी सर, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हमें तो इसको ठीक से सबक सिखाकर एक स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी हमारी बैंक में आकर उल्टा सीधा करने की हिम्मत करे तो उसे इसकी याद जरूर आए। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनते ही संजय अबीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सुना तुमने? तुम्हारे पास सोचने के लिए बस 3 सेकंड का वक्त है। उस 3 सेकंड में तुम सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। अबीर कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। इस वक्त संजय झा जोर से चिल्लाते हुए सभी सिक्योरिटी गार्ड्स से बोला, मारो इसे। संजय झा के ऑर्डर मिलते ही सभी सिक्योरिटी गार्ड्स अबीर की तरफ दौड़ पड़े। वो लोग जैसे ही अबीर को मारने वाले थे, उन्हें तुरंत ही बाहर से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। मैं भी देखता हूं कि किस में इतनी हिम्मत है जो इन पर हाथ उठाए। इस आवाज को सुनते ही सारे स्टाफ ने तुरंत अपना सर घुमाया। उन्होंने देखा कि जगजीत तेज कदमों से चलता हुआ बैंक के अंदर आ रहा था। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। जगजीत को वहां अपने सामने देखकर एक आदमी ने अपनी सिचुएशन क्लियर करते हुए कहा, सर, आप यहाँ? ये सब कोई बड़ी बात नहीं है।
ये बस एक ऐसा ही छोटा मोटा आदमी है जो संजय सर के साथ बदतमीजी कर रहा है और बैंक में आकर तमाशा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। एक और आदमी बोला, सर आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं, आप खुद देखिए इस तरह की सिचुएशन को संजय सर किस तरह से हैंडल करते हैं। उनका इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बहुत ही हाई क्लास है। आपको तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बैंक में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करने देते। उद्धरण चिन्ह। जगजीत को बाहर से आते देख और बाहर की आवाज आते ही संजय ने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा कर दिया था। उसने पलटकर जगजीत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपना सर झुकाकर कहा, हेलो सर, आप यहाँ, इस एवरीथिंग ओके? जगजीत ने घूरते हुए संजय की तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? संजय ने गुस्से भरी एक नजर अबीर पर डाली और कहा, सर ये आदमी हमारे बैंक में आकर हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था और देखिए इसने हमारे एक आदमी की तो मार मारकर कितनी बुरी हालत कर दी है। अब आप आ गए हैं तो आप खुद देख लीजिए कि मैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाता हूँ। इतना कहते हुए संजय ने एक सिगरेट जगजीत को ऑफर करते हुए कहा, सर आपको पता है कुलश्रेष्ठ ग्रुप ने इस आदमी को यहाँ पर इस तरह की मारपीट करने के लिए भेजा है। कुलश्रेष्ठ ग्रुप के लोग चाहते हैं कि हम लोग उनका लोन एक्सटेंड कर दें। जब हमने इनकार किया तो ये आदमी मारपीट पर उतर आया। आप खुद देखिए इसने यहाँ हमारे बैंक की क्या हालत की है। इसने मेरे असिस्टेंट को मारा तो मारा, इसने तो मेयर सर का नाम लेकर भी हमें धमकाने की कोशिश की है। आप देखिए ये किस तरह का नाटक कर रहा है। जगजीत अबीर को बहुत ध्यान से देख रहा था। अबीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो भी लगातार जगजीत के चेहरे पर नजर गड़ाए हुए था। जगजीत ने गुस्से भरी नजर से संजय को देखा तो संजय ने आगे कहा, सर मुझे नहीं पता कि इसके अंदर इतना घमंड आया कहां से है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इस जैसे छोटे मोटे आदमियों को तो मैं इजीली संभाल सकता हूँ। अगर इसकी वजह से हमारे सोशल अथॉरिटीज बैंक को कोई भी नुकसान हुआ तो हम लोग इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलते हुए संजय ने अबीर की तरफ उंगली से इशारा किया जो पीछे दीवार पर आराम से सिरहाना लगाकर खड़ा था। अचानक से संजय ने देखा कि जगजीत के हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट बुरी तरह से कांप रही थी। जगजीत का चेहरा काला पड़ गया था। इस वक्त अबीर ने जगजीत की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे तो आपकी बैंक की हॉस्पिटलिटी काफी अच्छी है, लेकिन मेरी वाइफ जब आपके इस लोन मैनेजर के पास अपने लोन से रिलेटेड बात करने और जो भी प्रॉब्लम थी उन्हें सॉल्व करने के लिए आई थी तो इसने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की। इसने और इसके असिस्टेंट ने मुझे एक बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस देकर कहा कि अगर मेरी वाइफ वो ड्रेस पहनकर इनसे बात करेगी तभी ये उससे बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अबीर के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान थी। उसी वक्त एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संजय सर के बारे में इस तरह की बात करने की? तुम्हें पता है वो सोशल अथॉरिटीज बैंक के लोन मैनेजर है तो तुम उनके बारे में इस तरह से कुछ नहीं बोल सकते। उद्धरण चिन्ह। तभी एक और आदमी ने कहा, अरे तुम्हें तो सर का इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि सर ने तुम्हारी बीवी का लोन सैंक्शन करवाने का एक और मौका तो दिया, और अगर उसने रिवीलिंग ड्रेस पहन भी ली तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। वो तो तुम्हारी कंपनी के बारे में ही सोच रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने ये ऑफर दी थी, वरना सर को क्या पड़ी थी कि वो तुम्हारी मदद करे। एक और एम्प्लॉय चिल्लाते हुए बोला, तुम रिवीलिंग ड्रेस की बात कर रहे हो? अरे हमारे सर तो इतने अच्छे आदमी है कि अगर तुम्हारी बीवी कैसे भी आकर उनसे बात करें तो भी वो तुम्हारी बीवी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। आए बड़े रिवीलिंग ड्रेस पहनने दी थी, बोलने वाले निकलो यहाँ से। एक और एम्प्लॉय ने कहा, ये सब बकवास है। संजय सर बिग बॉस के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र है, उन्होंने अपने अंडर बहुत सारे बड़े बड़े कस्टमर को बैंक से जोड़ा हुआ है। ऐसे में अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर मेरे पास इतना पावर और पोजीशन होती तो मैं भी यही करता। मुझे लगता है कि तुम उनकी पावर से जल रहे हो, इसलिए ये सारी बातें बोल रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अबीर मुस्कुरा दिया, उसने बिजली की तेजी से एक थप्पड़ घुमाकर संजय के गाल पर रख दिया। अगले ही पल संजय के होठों के कोनों से खून बहने लगा था। थप्पड़ पड़ने के बाद संजय को अचानक से ऐसा लगा जैसे उसका सर घूम रहा था। उसे जोरदार चक्कर आ रहे थे और वो किसी भी वक्त बेहोश होकर गिर सकता था। और एक पल के लिए उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा तो वो सोफे पर गिर भी गया। संजय अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। संजय को पड़े इस एक थप्पड़ ने उस पूरे शोर भरे वातावरण को बिल्कुल शांत कर दिया था। वहां मौजूद सारे एम्प्लॉय जो अभी संजय की तरफदारी कर रहे थे वो सब ऐसे खड़े हो गए जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। सभी के दिल बुरी तरह से बेचैन हो गए थे। एक आदमी ने मन ही मन अबीर को गाली देते हुए कहा, ये छोटा लड़का, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये बिग बॉस के सामने ही संजय सर को थप्पड़ मार रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारे सामने ही हमारे मैनेजर पर हाथ उठाए। अबीर ने अपना सर घुमाकर जगजीत की तरफ देखा और फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस्टर जगजीत, मुझे कहना होगा कि आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है। आपने तो अब तक उन लोगों को भी कुछ नहीं सिखाया है। उद्धरण चिन्ह। अबीर की बात सुनते ही एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, इस आदमी की इतनी हिम्मत कि ये बिग बॉस का नाम लेकर उन्हें बुला रहा है। ये आदमी अपने आप को समझ क्या रहा है? ये समझता है कि ये कहीं की तोप है। इसने संजय सर को इस तरह से पीटा और बिग बॉस से इस तरह की बात की, इसकी हिम्मत कैसे हुई? एक और आदमी चिल्लाते हुए बोला, सर
आप इसे छोड़ना मत। इसे अभी के अभी इसकी गलती का खामियाजा भुगतना ही होगा। सर, अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे बैंक की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। एक और आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, बिग बॉस, ये हमारी बैंक की रेपुटेशन पर कालिक पोतने के लिए ही यहाँ आया है। हमें इसी वक्त इसे बताना ही होगा कि हम लोग क्या है और क्या कर सकते हैं। ये सब चिल्लाने की आवाजें सुनकर संजय अपने होश में वापस आया। उसने अबीर को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा चर्बी आ गई है ना। बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करने लगे हो। कोई बात नहीं, आज तो तुम गए ही समझो। उद्धरण चिन्ह। संजय जब ये बोल रहा था तो जगजीत ने अपना सर घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ संजय के गाल पर रख दिया। संजय इस थप्पड़ को खाने के बाद उठ भी नहीं पाया। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर गहरी सांस लेने के बाद संजय ने सवालिया नजरों से जगजीत की तरफ देखा तो जगजीत ने चिल्लाते हुए कहा, गुरुदेव ने मुझे बिल्कुल सही बात कही है। मैंने ही तुम लोगों को बहुत ढील दे दी थी, इसलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को अच्छे से बता दूं कि तुम लोग अगर यहाँ काम करते हो तो मेरे हिसाब से करना होगा, ना कि अपने हिसाब से। समझ गए सब लोग? जगजीत के माथे की नसें गुस्से से फड़क रही थी। सच बात तो ये थी कि जगजीत खुद नहीं जानता था कि अबीर कौन था, लेकिन वो एक बात अच्छे से जानता था कि अगर कोई आदमी मुंबई के मेयर विराज को होटल के गेट पर खड़े होकर उसका वेट करने के लिए मजबूर कर सकता था तो वो आदमी क्या हो सकता होगा। और सिर्फ मेयर विराज ही नहीं, मुंबई का रिचेस्ट आदमी विकास माहेश्वरी, वैद्यराज और सुशील जैसे बड़े आदमी जिसके साथ बैठे हो और जिसे अपनी डिनर मीटिंग का स्पेशल गेस्ट बोलते हो, वो आदमी कोई साधारण आदमी तो नहीं हो सकता था। और उसकी बैंक के एक लोन मैनेजर ने उस आदमी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। जगजीत के लिए ये बात उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती थी। न जाने कौन सी बात पर कौन ऑफेंड हो जाता और जगजीत के इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। अचानक से सभी एम्प्लॉय के मुंह से एक साथ निकाला, ये क्या था? अचानक से सर ने संजय सर को थप्पड़ क्यों मार दिया, वो भी इस आदमी के लिए? जब सभी ने जगजीत को संजय के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए देखा तो वहां मौजूद सारे एम्प्लॉय बुरी तरह से हैरान रह गए थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग अपने हिसाब से काम करने लग गया था। उन्हें जो सामने दिख रहा था वो उनका वहम था। अबीर ने उसी वक्त जगजीत को देखा तो वो डर से कांप उठा। अब अबीर क्या करने वाला था? क्या वो जगजीत के साथ भी कोई सख्त कदम उठाएगा? क्या होगा संजय का? क्या इस सब के बाद कशिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये अबीर था कौन? क्या थी उसकी असलियत? आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी जेलर 2.0 और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।